अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पीछे बनी चीजों में से तुम्हें लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को अलग करना है, तो तुम में से बहुत सारे क्या सभी स्टूडेंट इस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे और दोनों के दोनों कैटेगरीज में सारी चीजों को लिस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे आपने ये क्लासिफिकेशन की है, आपने लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को अलग किया है, तो आज हम उन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि ये लिविंग है, ये इनको लाइफ जो है वो मिल पा रही है, तो कौन सी वो चीजें हैं जो कि इनको लाइफ दे रहे हैं और वही चीजें इनमें एब्सेंट हैं, इसीलिए ये नॉन लिविंग है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। वन शॉर्ट सेशन ये रहने वाला है और इसमें हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जो कि एक लिविंग बीइंग को लिविंग बनाती हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आरुषि शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो आज हम बेटा इस पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर को वन शॉर्ट सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं और ये डिटेल्ड वन शॉट आपके लिए रहने वाला है। लाइन टू लाइन इसमें आपकी एनसीईआरटी की कवर्ड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब चैप्टर को हम शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमारा लाइफ प्रोसेसेस है, तो इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या। तो अब सिंपल सी बात है इसको डिकोड करना कि ऐसी प्रोसेसेस जो कि हमें क्या दे रही हैं, लाइफ प्रोवाइड कर रही हैं, लाइफ दे रही हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोल सकते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोल सकते हैं। और ये सारी प्रोसेसेस बेटा किसमें होगी, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में होंगी। मतलब हम किसी भी एक चीज है, लेट सपोज मैं इस पेन की बात कर रही हूं, अगर ये पेन ये सारी प्रोसेसेस बेटा करने लग जाए तो मैं इसको भी लिविंग बोल सकती हूं। मतलब मैं किसी भी चीज को लिविंग बोल सकती हूं जिसमें ये सारी प्रोसेसेस हो रही होंगी, उनको क्या बोला जा रहा है, लाइफ प्रोसेसेस बोला जा रहा है। अब लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है। लाइफ प्रोसेसेस अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सी वो चीज़ है जो कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिंदा रहने के लिए नेसेसरी है और चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहली बात आएगी कि मैम हमें खाना जो है वो चाहिए होता है, खाने के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो खाना जो है वो आप खाते हो, उसके बाद उसकी डाइजेशन होती है, तो वही प्रोसेस आपकी फर्स्ट आती है जिसको हम न्यूट्रिशन में स्टडी करते हैं। उसके बाद खाने का अल्टीमेट मोटिव जो होता है वो होता है उससे एनर्जी डिराइव करना, जिसको हम स्टडी करते हैं बेटा रेस्पायरेशन में। अब एनर्जी तो हमने डिराइव कर ली, एनर्जी तो मिल गई, लेकिन क्या हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पार्ट को एनर्जी चाहिए, जहां पे हम लेट सपोज रेस्पायरेशन हो रही है, लंग्स में पूरी प्रोसेस हो रही है, तो क्या सिर्फ वहीं तक एनर्जी चाहिए? नहीं, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, हर एक सेल को एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा बेटा, वो है ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको हम डिटेल में आज के वन शॉर्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अब हमने खाना खा लिया है, उससे एनर्जी भी डिराइव कर ली है, लेकिन उस खाने में कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाएंगी। वो कौन सी कैटेगरी में आती है, वो आती है एक्सक्रीशन में, जहां से वो इजेक्ट आउट, एक्सक्रीट आउट, एलिमिनेट हो जाती हैं आपकी बॉडी से। तो यही है आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जिनको हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस में जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी बेटा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम खाने को ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं और उसके बाद हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, इसको हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड आती है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। अब इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज्ड होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन आज के लेक्चर के बाद तुम्हें हर एक डाउट तुम्हारा क्लियर होने वाला है। रेस्पायरेशन है क्या, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि बेटा तुम्हारे बोर्ड में कई बार डेफिनेशन भी पूछी जाती है, तो प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। यहाँ से जो एनर्जी आई है उसको रिलीज करवाना है ताकि उसको फिर यूज किया जा सके, उसको हम करवाएंगे रेस्पायरेशन से। उसके बाद उस एनर्जी को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, हर एक सेल तक पहुंचाया जाएगा, जो कि प्रोसेस है दैट इज रेस्पायरेशन। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन क्या है बेटा, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके रिमूवल की प्रोसेस को, उसको हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन में। तो अब
ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं इनको हम बेटा एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पढ़ेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पढ़ेंगे। बेसिकली एनिमल्स में हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेंगे और प्लांट्स में हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें उनमें कैसे हो पा रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो कि है हमारी न्यूट्रिशन। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन को क्या हम लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं? लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन तुम्हारी लाइफ प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, ना कि लाइफ प्रोसेस। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस की एक हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिस डेफिनेशन में क्लियरली एक चीज़ मेंशन थी कि भाई वो सारी चीज़ें जो कि तुम्हें तुम्हारे सर्वाइवल के लिए तुम्हारे नीडेड है, जो कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ पे अफेक्ट कर सकती हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलेंगे। अगर कोई, एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या उसकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं, उसकी लाइफ में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को नहीं कंसीडर करते हैं लाइफ प्रोसेस में। लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? सर्वाइवल के लिए, बेसिकली स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इसको लाइफ प्रोसेसेस में कंसीडर नहीं करते। अब सबसे पहले एक और टर्म जो है तुम्हारी आने वाली है पूरे के पूरे चैप्टर में, इसका यूज जो है हम करने वाले हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अभी मैंने तुम्हें सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस बताई। मैंने बोला कि भाई डाइजेशन भी होगी, उससे रेस्पायरेशन जो है एनर्जी डिराइव की जाएगी, फिर उस एनर्जी को पूरी बॉडी में पहुंचाया जाएगा, देन उसके बाद एक्सक्रीशन होगी जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको रिमूव किया जाएगा। तो अब ये जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, इसमें हो क्या रहा है बेटा? इसमें बहुत सारे रिएक्शंस तुम्हारी बॉडी में चल रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं। उन रिएक्शंस में कोई चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है तो किसी चीज़ का बेटा ब्रेक डाउन हो रहा है। अब अगर फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है, तो उन सारी प्रोसेस को जहाँ पे किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, उनको हम बोलते हैं बेटा एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? एनाबॉलिज्म। और ये किसका एक टाइप है? मेटाबॉलिज्म का टाइप है। उसके बाद जो भी जितनी भी प्रोसेसेस हैं जिसमें किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है, उन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं ग्रुप में? दैट इज कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है? ये दोनों के दोनों मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। अब यहाँ पे देखो आप, एनाबॉलिक में कोई दो चीज़ें हैं, वो दोनों ज्वाइन करेंगी, किसी तीसरे प्रोडक्ट की, किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। वहीं कैटाबॉलिक में अगर हम बात करें तो कोई एक चीज़ है, उसका ब्रेक डाउन होगा, देन उसके बाद जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये है आपके मेटाबॉलिज्म, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आते हैं। अब आप बोलोगे मैम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुमसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, टाइप्स पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा दैट इज ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? ये हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है। और अगर हम बात करें कि भाई सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो आपकी कनेक्टेड है, जिसमें जो फर्स्ट सीढ़ी है दैट इज न्यूट्रिशन। अब मैं आपको बोलूं कि भाई बिना खाने के तुम जिंदा रह लो, तुम सिर्फ और सिर्फ सांस लेते रहो, तुम बाकी प्रोसेसेस करते रहो, लेकिन तुम खाना बंद कर दो, तो फूड के बिना हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई भूखा रह लिया है ना, हफ्ता रह लिया, 10 दिन, 15 दिन। कुछ लोगों ने, जो हम बोलते हैं ना यार फास्ट करते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है कोई स्ट्राइक्स पे बैठे होते हैं, तो वो लोग बहुत बहुत दिन तक भूखे रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो बहुत वीक हो जाती है, उनकी बॉडी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, उनमें एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जितनी भी आगे प्रोसेसेस हैं, रेस्पायरेशन है, जो कि एनर्जी डिराइव करेंगे, कहाँ से करेंगे? खाना खाओगे तभी तो एनर्जी मिलेगी, है ना। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? फूड को पहले खाते हैं और उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस फूड को। किस चीज़ के लिए? अपनी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में कवर्ड होती हैं? न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं।
अब क्या न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होता है? नहीं, ये आपका प्लांट्स में भी होता है, मतलब उनको भी खाना बनाना पड़ता है, उनको भी एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन खाना चाहिए, और एनिमल्स में भी होती हैं, दोनों में होती हैं, लेकिन प्रोसेस बेटा अलग अलग है। क्या है उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, तो अब न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, लेकिन न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या हैं? क्या न्यूट्रिशन सब में सेम है? नहीं, न्यूट्रिशन आपका मेजरली दो टाइप्स का रहता है। एक बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ से ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना खाना बना रहे हैं, जो कि किसी भी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, उन ऑर्गेनिजम्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। खुद की बात ये नहीं है कि आप किचन में जा रहे हो और मैम हम तो अपना खाना खुद बना रहे हैं ना, हम क्यों ऑटोट्रॉफ्स नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपना खाना बनाते हैं बेटा, ये लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ठीक है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि भाई तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है, उसके साथ तुम वाटर ले लो, है ना, और तुम थोड़ी सी सनलाइट ले लो और अपना खाना बना लो। क्या तुम बना पाओगे? क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में तुम्हारे अराउंड प्रेजेंट हैं, क्या तुम उनको लेके उनको यूज करके अपना खाना बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसीलिए तुम्हें जो है ऑटोट्रॉफ नहीं बोला जा रहा। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ना, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, और प्रोसेस क्या है बेटा? दैट इज फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। अब कौन इसमें मैम आते हैं? इसमें बेटा तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, जैसे तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया हैं, वो भी तुम्हारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स आगे होते हैं। कौन से होते हैं उसकी हम अभी बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद अब इनका रॉ मटेरियल क्या है? कौन सी वो चीजें हैं जो कि इनको चाहिए? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और एक पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल, जिसको हम डिटेल में इस प्रोसेस में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? ये सारे इनके रॉ मटेरियल है, ये इनको चाहिए होते हैं और इनको लेके ये अपना खाना बनाते हैं, और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आपका दो टाइप्स का हो सकता है। कौन से दो टाइप्स हैं? एक है बेटा आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा जो है दैट इज योर कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, दैट इज योर कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ पे दोनों के दोनों चीजें ऑटोट्रॉफिक सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेगा? एक फोटो, एक कीमो। फोटो मतलब यहाँ पे, फोटो का मतलब तुम ले सकते हो दैट इज फ्रॉम लाइट, ठीक है, और यहाँ पे कीमो का मतलब केमिकल्स, मतलब खाना तो ये खुद ही बनाएंगे, खाना तो खुद ही बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लाइट को यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए, जिसमें आपके कौन से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फोटो ऑटोट्रॉपिक है, और जो हमने साइनोबैक्टीरिया की बात की थी ना, वो आपके कीमो ऑटोट्रॉफ में आते हैं, ठीक है? दीज आर द बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, ये आपके कीमो ऑटोट्रॉफ में आते हैं। क्लियर होगी बात? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका मेजरली दो टाइप्स का रहता है। अब बात कर लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं बेटा, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, और वो डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, इन पे डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना तो बना रहे हैं। अब अल्टीमेटली खाना इनको चाहिए, तो किस पे डिपेंड होके जो है अपना खाना ऑब्टेन करेंगे? ऑटोट्रॉफ पे ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, अब लेट्स सपोज प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, अब प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, अब हम लोग हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स में आएंगे, क्योंकि हम इस रॉ मटेरियल को लेके अपना खाना तो बना नहीं सकते। अब अल्टीमेटली या तो हमें प्लांट प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, है ना, प्लांट्स पे फीड करके, जैसे हम बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, क्या है, हम प्लांट्स को ही तो कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, मतलब अल्टीमेटली हम किस पे डिपेंडेंट हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट हैं। तो मतलब हम उन पे डिपेंड होके अपना खाना बना रहे हैं, जिसमें आपके एनिमल्स भी आते हैं और आपके फंजाई
फंजाई जो है वो भी आते हैं, ठीक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपकी मेजरली 2 टाइप्स का रहता है, जिसमें फर्दर ये ऐसे कैटेगराइज्ड है। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आपका मेजर 3 टाइप का रह सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो भी अलग अलग तरीके से अपना खाना ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि पहले आते हैं तुम्हारे होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पहली कैटेगरी है तुम्हारी होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज कंप्लीट। अब इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, पहले एग्जांपल देख लो ताकि तुम रिलेट कर पाओ। इसमें अमीबा आता है, हम लोग आते हैं, डॉग्स कैट सब आते हैं, मतलब एनिमल्स और अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को इनगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड होगा, उसको लेगा, उसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, उसके बाद उससे एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को, उसके बाद एसिमिलेशन होगी, एंड एट लास्ट जो है जो भी वेस्ट होगा उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको न्यूट्रिशन को बोलते हैं, और उसके अंडर ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सेकंड कैटेगरी है बेटा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो कि आपके डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे या डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तुमने देखा होगा कि कोई एनिमल है जिसकी डेथ हो जाती है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया, कुछ फंजाई जो कि क्या करते हैं उसके अराउंड, तुमने देखा होगा फंगस भी लग जाती है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि उसको डिकम्पोज करने लग जाते हैं, तो वो कौन है, वो सेप्रोफाइट्स हैं, जो कि उस पर फीड करके उसको क्या कर रहे हैं, सारी के सारी उससे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अब्सॉर्ब करें, ऑब्टेन करें, ठीक है। तो वो आपके सेप्रोफाइट्स हैं, किस पे, डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा पैरासाइट्स, ठीक है। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं। पैरासाइट्स हम किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करके उससे अपना खाना जो है वो ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट सपोज एक यहाँ पे मेरा पैरासाइट है और दूसरी साइड जो है वो होस्ट है। अब होस्ट कौन है, जिस पे ये पैरासाइट फीड करेगा, और इस होस्ट से ये अपना पूरा न्यूट्रिशन जो है उसको डिराइव करता है, ठीक है। तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं जो कि डिराइव कर रहा है, और जिससे डिराइव हो रहा है उसको हम होस्ट बोलते हैं। अब ये पैरासाइट बेटा, जैसे लाइस, तुमने देखा होगा हेड लाइस होते हैं या कसकटा होते हैं, बहुत सारे पैरासाइट हैं जो तुम्हारी बॉडी के बाहर रहते हैं, उनको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। जो तुम्हारी बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, लिव और इनसाइड, या तो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं या तो उनके अंदर भी रह सकते हैं, और क्या कर रहे हैं, उनसे अपना खाना डिराइव कर रहे हैं, यूजुअली हार्मिंग द होस्ट, जो होस्ट है उसको बेटा हार्म हो रहा है, तो उनको हम बोलते हैं दैट इज पैरासाइट्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। चल अब बेटा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना खाना बना रहे थे, कौन सी प्रोसेस थी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और यूज किसका किया जा रहा था, यूज किया जा रहा था बेटा लाइट का, इसीलिए हमने क्या बोला, फोटो वर्ड का हमने यूज किया। तो फोटोसिंथेसिस है क्या बेटा, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, और कुछ बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली खाना तुम लाइट एनर्जी के फॉर्म में नहीं खा सकते, तो तुम्हें अल्टीमेटली जो खाना है दैट इज अ केमिकल, है ना, तो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू द केमिकल एनर्जी, और उसके बाद, और केमिकल क्या बनता है यहाँ पे, शुगर जो कि ग्लूकोज है उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब तुम देख लो, सीधी सीधी बात क्या है कि भाई लाइट एनर्जी आ रही है, कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, उसको लिया जाएगा, और उसके बाद कुछ और रॉ मटेरियल्स थे उनको भी लिया जाएगा, और उन सारी चीज़ों को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल की फॉर्म में, और वो केमिकल तुम्हारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि है प्लांट का खाना, ठीक है। तो वो बनाने की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज बेटा फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ पे ये पूरी की पूरी लीव है। लीव क्यों है, क्योंकि लीव जो है ना बेटा, दैट इज किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। लीव इज द किचन ऑफ द प्लांट, मतलब खाना तुम्हारा बनेगा कहाँ पे, पूरे प्लांट पे, किचन में बनता है। तुम्हारे घर पे कहाँ खाना बनता है, किचन पे बनता है। तो लीव्स का, सॉरी, प्लांट का किचन कौन है, वो लीव्स हैं।
अब दूसरी बात आती है कि भाई लीव्स के पास ऐसा क्या है जो कि खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि किचन में हम ऐसा तो है नहीं कि किचन ही खाना बना देगा, कोई शेफ है जो कि खाना बनाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली प्लांट का कौन सा वो चीज़ है जो कि खाना बनाने में हेल्प करती है। तो लीव्स के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लीव्स के पास प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है बेटा क्लोरोफिल, जो कि क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे लीव्स के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट जो कि एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और वो क्या करता है, वो प्लांट्स का खाना बनाने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये क्लोरोफिल जो है ना, ये क्या करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करने के हेल्प करता है। अब तुम सन के पास खड़े हो जाओ, तुम तो उससे एनर्जी ले नहीं सकते, है ना। तो मतलब तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है जो कि सनलाइट को डायरेक्ट कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकती है या उससे एनर्जी जो है डिराइव कर सकते हैं। हमारे पास वो चीज़ नहीं है, इसीलिए हम खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, इसीलिए हम ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में नहीं आ सकते। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करेगा, साथ में इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से मिल जाएगी, पानी तुम लोग दे दोगे, तो सारी चीज़ों को मिला के ये क्या करता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, इसका खाना है। साथ में इसका बाई प्रोडक्ट निकलता है इस पूरी प्रोसेस का, जो कि ऑक्सीजन है, जिसको ये रिलीज कर देता है बाहर और हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है बेटा, ये तुम्हारी लीव्स में हो रही है। लीव्स जो है, अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा नजर आएगा, जिसमें ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर है, देन तुम्हारा एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, बीच में तुम्हें मीजोफिल सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे पेलिसेड मीजोफिल है, यहाँ पे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। दोनों के दोनों स्पॉन्जी और पेलिसेड मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, अल्टीमेटली क्लोरोफिल होगा, और वहाँ पे पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो तुम्हारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे ये सारी की सारी प्रोसेस इजीली हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ देखो करनी क्या है, सबसे पहली चीज़, लेट सपोज यहाँ पे ये सन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सन है तो सन से सनलाइट आएगी, है ना। सन से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे सन से सनलाइट आ रही है। लेट सपोज ये सन है तो सन से सनलाइट आएगी, उस सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करेगा, है ना। यहाँ पे अगर लेट सपोज सनलाइट आ रही है, रेडिएशंस आ रही हैं, यहाँ पे कोई एक प्लांट है ना, यहाँ पे कोई एक प्लांट है लेट सपोज, और यहाँ पे जो है उसकी लीव्स हैं, ठीक है। अब लीव्स के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, लीव्स के पास प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे लीव्स के पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है, क्लोरोफिल है। तो वो क्लोरोफिल क्या करती है, सबसे पहले इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। कौन करता है, क्लोरोफिल करती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड क्या है कि ये जो लाइट एनर्जी आई है जिसको एब्जॉर्ब किया है उसको कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा यही है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, अब क्लोरोफिल अकेली तो थी नहीं, साथ में क्या था, CO2 था, H2O था, है ना, और सनलाइट तो आ ही गई थी। तो अब होगा क्या, ये वाटर और हाइड्रोजन जो है बेसिकली जो आपके वाटर दिया है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आपके सेपरेट आउट किया जाएगा। अब H2O है, H2O को अगर तुम स्प्लिट करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, H2 and O2। तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद O2 जो है वो आपका बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो आपका बाय प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और उसको फिर रिलीज कर देती हैं। नेक्स्ट क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये CO2 जो था ये आपका रिड्यूस होगा, इसमें रिडक्शन होगी और किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की, मतलब ग्लूकोज की, जो कि है प्लांट का खाना,
ठीक है। तो 3 स्टेप्स हैं, एब्जॉर्प्शन, देन कन्वर्जन, देन रिडक्शन। तीनों के तीनों तुम्हारे इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अब खाना तो बन गया, अब प्लांट्स ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी भूख लग रही है चलो थोड़ा सा खाना बना लेते हैं, फिर से शाम को भूख लगेगी फिर से खाना बना लेते हैं, है ना, वो ऐसा तो करते नहीं है। तो प्लांट्स का, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार जितना ग्लूकोज बना लिया सारा के सारा खत्म हो गया, या उनके पास फ्रिज है कि भाई स्टोर करके रख दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अब प्लांट्स का खाना लेट्स सपोज ग्लूकोज बन गया, अब उसको स्टोर करके रखना है बाद के लिए यूटिलाइज करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली ग्लूकोज जो है वो आपका नॉर्मली स्टोर नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज को हम ग्लूकोज की ही फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज तुम्हारा सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है ना, वो तुम्हारा स्टोर हो ही नहीं सकता, वाटर में सॉल्यूबल है, वो आपका रहेगा ही नहीं बाद के लिए। तो उसको क्या किया जाता है बेटा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च जो है वो तुम्हारा इजीली सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूबल मटेरियल जो है वो फॉर्म नहीं करता, एंड दैट इज हाउ ये आपका स्टोर रह सकता है। और जब भी प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो स्टार्च से वो एनर्जी डिराइव कर लेता है। सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है कि ये डेजर्ट प्लांट्स, उससे पहले एक और बात आती है कि भाई पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ली कैसे जा रही है ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे, वो एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलो उससे पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता कैसे, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। अब प्लांट्स जो है वो हमने बोल दिया कि भाई लीव्स में क्लोरोफिल है, ये है वो है, सनलाइट आ रही है, लेकिन पानी तो तुमने दिया, ठीक है, रूट्स को दिया, रूट्स से एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो हवा है, हवा में CO2 है, जो गैस है, उसको प्लांट कैसे लेगा? तो प्लांट की जो लीव्स हैं, लीव्स के अंडर साइड को, ठीक है, लीव्स के अंडर साइड को, अंडर साइड मतलब लीव्स का जो ये है बैक साइड है, ज्यादातर जो स्टोमेटा हैं वो कहाँ होते हैं, अंडर साइड में होते हैं। कुछ माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा बोल रहे हैं, ठीक है। अब समझो एक पोर है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मॉस्किटो नेट होता है ना, अब उसमें से मच्छर बड़ा है, आ नहीं सकता, लेकिन ऑक्सीजन जो हवा है वो तो पास ऑन कर सकती है, इसीलिए तो वो उस तरीके से बनाया है। अगर वो पूरा के पूरा सोचो बंद हो तो तुम्हें सांस ही नहीं आएगी, तुम सफोकेट होके तुम्हें बोलना पड़ेगा कि भाई इसको हटाओ, है ना, सांस नहीं आ रही है, अगर बिल्कुल ही बंद हो गया। तो उसको बनाया ही इस तरीके से है, छोटे छोटे पोर्स हैं ताकि एयर का एक्सचेंज जो है, वेंटिलेशन जो है वो होती रहे और मच्छर अंदर ना आए। तो छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो लीव्स के अंडर साइड, बैक साइड में भी होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा क्या है, ये आपके गैसेस को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्टोमेटा, ठीक है। गैसियस का एक्सचेंज कराने में हेल्प करते हैं ये माइन्यूट पोर्स। अब ये माइन्यूट पोर्स क्या खुद से ही गैस का एक्सचेंज करा लेते हैं जब इनका मन किया, हाँ CO2 चाहिए, अब CO2 नहीं चाहिए, कैसे पूरी प्रोसेस रेगुलेट होती है? तो इनके रेगुलेशन के लिए बेटा कुछ सेल्स यहाँ पे होते हैं जो कि इनको गार्ड करते हैं, और उनका नाम क्या है, दैट इज गार्ड सेल्स, ठीक है। उनका नाम क्या है, दैट इज गार्ड सेल्स। अब देखो गार्ड्स क्या होते हैं, जैसे तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या करते हैं, तुम्हारे सोसाइटी के बाहर खड़े होंगे, है ना, और उनका काम क्या होगा कि जब जिसकी नीड है, तुम्हें जाना है तो तुम्हारी एंट्री करवाई जाएगी, अगर तुम्हें आना है एग्जिट, और हर किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, हर एक स्टोमेटा को सराउंड करते हैं, अभी हम आगे स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कब ऑक्सीजन रिलीज होनी है, कब CO2 चाहिए, तो तब जब चाहिए तब ओपन हो जाएंगे, जब नहीं चाहिए तो क्लोज हो जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ये गार्ड सेल्स करते हैं, ठीक है। और हो कैसे रही है प्रोसेस एक्सचेंज, दैट इज थ्रू स्टोमेटा। तो यहाँ से ये दो चीजें जो हैं ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टोमेटा और गार्ड सेल्स का रिलेशन बेटा कैसा होता है कि अगर हम बात करें कि भाई ये स्टोमेटा ओपन कब होगा, ओपन कब होगा, जब अगर हम बात करें वाटर की, है ना, लेट्स सपोज वाटर क्या है, वाटर क्या है, आया, है ना, वाटर आया तो ऑस्मोसिस से तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, है ना, स्वेल हो जाएंगे, उसमें टर्गर प्रेशर, टर्जिड हम उनको बोलते हैं, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस डायग्राम में लेट्स सपोज
लेट सपोज ये है आपका, है ना। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स कैसे हैं, यहाँ पे आपका वाटर जो है वो एंटर कर चुका है। वाटर एंटर करने की वजह से यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो इनको फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्वेल हो चुके हैं। और स्वेल होके ये जो ये स्टोमेटा है ये कैसे हो चुके हैं, आपके ओपन हो चुके हैं, ठीक है। अब ओपन है तो मतलब यहाँ से गैसियस एक्सचेंज आपका हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गार्ड सेल्स कैसे हैं आपके, यू कैन से फ्लैसिड हैं या तो श्रंकन है। मतलब यहाँ पे देखो ये पोर जो है दैट इज क्लोज्ड, क्यों, क्योंकि अब हमें कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं करवाना है। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल्स का रिलेशन ऐसा है कि जब होना है तब ये आपके गार्ड सेल्स स्वेल होंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जब नहीं पूरी प्रोसेस होनी है तो स्टोमेटा आपके क्लोज होंगे और गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी रहती है। अब इस टॉपिक पे आते हैं कि भाई जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होती हैं, क्यों, क्योंकि अब स्टोमेटा एक और चीज यहाँ पे एक और बेसिकली बात आती है। मैंने बोला कि अंडर साइड में होते हैं, मैंने बोला लीफ के अंडर साइड में होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा क्या है बेटा, ये तुम्हारे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये माइन्यूट तुम्हारे पोर्स हैं। अब तुम एक बात सोचो कि प्लांट में पानी भी तो ट्रेवल कर रहा है ना, पानी का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली गैसियस एक्सचेंज के चक्कर में पानी भी तो, वाटर लॉस भी तो प्लांट से हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज करो अगर बिल्कुल फ्रंट साइड पे ही सारे स्टोमेटा आपके हुए, है ना, तो ये पोर्स समझ लो खुल गए, है ना, ये छोटे छोटे पोर्स हैं खुल गए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सीधी धूप पड़ रही है, इवेपोरेशन हो रही है और वाटर लॉस जो है होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए अंडर साइड ऑफ द लीफ में होते हैं कि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट ना मिले और वहाँ से वाटर लॉस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो रहता है प्लांट्स में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा यूजुअली आपके डे टाइम पे ओपन रहते हैं, लेकिन डेजर्ट प्लांट में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि डेजर्ट में जो आपकी यू कैन से जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, दैट वुड बी टू हाई, है ना। टेम्परेचर जो है वो कैसा होगा, वो आपका बहुत ज़्यादा होगा, हाई होगा, है ना। और टेम्परेचर हाई है और स्टोमेटा अगर आपके दिन में खुले हुए तो जितना भी पानी, इनको तो पहले ही पानी बिल्कुल जो है वो कम होता है, वहाँ पे डेजर्ट है, सूखा है ना, तो पानी तो है ही नहीं। लेकिन अगर ये स्टोमेटा दिन में ओपन हुए तो जितना भी थोड़ा बहुत पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये बेचारे सर्वाइव कैसे करेंगे, तो ये क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को नाइट में ओपन करते हैं जब टेम्परेचर जो है वो आपका थोड़ा कूल डाउन हो जाता है, जब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, उसको प्रिवेंट कर सकें। अब एक और चीज है कि भाई स्टोमेटा अगर इनके नाइट में ओपन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नाइट में इनके स्टोमेटा ओपन हुए तब इन्होंने CO2 ली और उस CO2 को एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। इंटरमीडिएट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि नाइट में कोई भी बेटा सनलाइट नहीं होती, ठीक है। अब अल्टीमेटली हमने करवानी क्या है, हमने फोटोसिंथेसिस करवानी है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब रात को ये स्टोमेटा ओपन करेंगे तो रात को सनलाइट तो नहीं मिलने वाली, है ना। तो अब रात को ये पूरी प्रोसेस अगर हमें करवानी है फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही पॉसिबल होगी, दिन में इनके स्टोमेटा क्लोज है। तो ये भाई डेजर्ट प्लांट कैसे अपना खाना बना पाएंगे, तो वही हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा एक और रीज़न है कि भाई जितने भी ये फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं, ये ऐसा नहीं है एब्जॉर्प्शन हुई, कन्वर्शन हुई, रिडक्शन हुई, एक के बाद एक जो है वो आपका चलता है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ही दूसरे को होना है। तो ये डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं कि भाई दिन को तो हमारे स्टोमेटा क्लोज है ना, दिन को हम सिर्फ सनलाइट ले सकते हैं, अपने स्टोमेटा CO2 नहीं ले सकते। तो CO2 हम क्या करेंगे, हम रात को ले लेंगे, ठीक है। तो लीफ में CO2 एंटर हो चुकी है, CO2 जो है एक इंटरमीडिएट जो कि मैलिक एसिड होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ये। अब मैलिक एसिड जो है वो आपका कहाँ पे स्टोर हो चुका है, वैक्यूल्स में स्टोर हो चुका है, एक इंटरमीडिएट। अब दिन को ये क्या करेंगे बेटा, स्टोमेटा तो क्लोज है लेकिन सनलाइट मिल गई, ठीक है, सनलाइट इनको मिल चुकी है, डे है। तो अब जो मैलिक एसिड है वो आपका CO2 रिलीज करता है, यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था ना, अब मैलिक एसिड टूटेगा, CO2 रिलीज होगी वहां से और CO2 को यूज किया जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मतलब समझ लो तुम, हर किसी ने अपने सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई मोड बनाया है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी प्रोसेस जो है वो होती जा रही है ना, या नहीं हो पाएगी, कोई भी ऐसी चीज हुई, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
नाउ अब हम बात करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस जो थी बेसिकली वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट था जो कि प्लांट्स में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, सॉलिड फूड या लिक्विड फूड जो भी है उसको कंप्लीटली इंजेस्ट किया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है पार्ट्स में। पहले अमीबा में पढ़ेंगे फिर ह्यूमंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमीबा करता क्या है, लेट्स सपोज इसको एक फूड दिखा, फूड पार्टिकल कोई दिखा, उसको सेंस करेगा, फिर अपने फॉल्स फीट, ये सूडोपोडिया क्या होते हैं बेटा, ये फॉल्स फीट होते हैं। अब फॉल्स फीट को लेके आएगा, बनाएगा बेसिकली, और उनसे उस फूड को एनगल्फ करेगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो अब इसने सूडोपोडिया बना दिए, अब ये अप्रोच कर रहा है फूड पार्टिकल को। जैसे ही पहुंच गया सूडोपोडिया उसके सराउंड करते हैं फूड पार्टिकल को और उसके बाद उनको एनगल्फ कर लिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। जहां पे खा लिया, एनगल्फ कर लिया, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंजेशन। उसके बाद जैसे ही इंजेस्ट हो गए देन किसकी फॉर्मेशन होती है, फूड वैक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, खाना खा लिया है उसकी डाइजेशन होगी। तो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो आपकी फूड वैक्यूल में सिक्रीट होती हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ा जाता है और उससे क्या किया जाएगा, एनर्जी को डिराइव किया जाएगा, जिस प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एसिमिलेशन किया जाता है बॉडी में, एंड एट लास्ट जितना भी इनडाइजेस्टेबल वेस्ट मटेरियल है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसको एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस बेटा 5 स्टेप्स में तुम्हारी हो रही है, जो कि 5 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहले क्या हुआ, इंजेशन हुई, खाने को खाया, उसके बाद उसकी डाइजेशन हुई, देन एब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद एसिमिलेशन एंड एट लास्ट इंजेशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में तुम्हें देखने को मिलेंगे, अमीबा में भी सेम है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं उसमें भी ये सारे के सारे स्टेप्स आपके सेम ही रहते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ रोल जो है या आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट बेसिक स्टेप्स जो हैं, बेसिक प्रोसेस जो है दैट वुड बी सेम। नाउ अमीबा में आप देख सकते हो यहाँ पे ओके पूरी प्रोसेस, ये फूड पार्टिकल है, ये इसने सूडोपोडिया बना लिए, एनगल्फ कर लिया, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद अब डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, एसिमिलेशन होगी, एट लास्ट जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल था उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पे देखिए फूड वैक्यूल है, सूडोपोडिया ने इसको इनगल्फ किया, फूड वैक्यूल बना, देन यू कैन से यहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये आपका यहाँ से फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट आता है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब अमीबा में तो पढ़ लिया, न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में है वो भी सेम है, दैट इज होलोजोइक है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है उसमें भी सेम ही स्टेप्स रहते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। यही 5 स्टेप्स तुमने पढ़े थे इन अमीबा और यही 5 स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बींग्स में, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा बेटा, दैट इज इन द प्रोसेस। मतलब अमीबा के पास कुछ भी नहीं था, वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, है ना, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म था, लेकिन हम लोग मल्टी सेल्युलर हैं। हम में क्या है बेटा, जो सेल हैं, सेल ने मिलके टिश्यूज बनाए हैं, है ना, और टिश्यूज ने मिलके जो है वो ऑर्गन्स बनाए हैं। ठीक है, ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया है और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके ऑर्गेनिज्म बनाया है। तो हमारी बॉडी में ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये प्रेजेंट है और यही पूरी की पूरी प्रोसेस को करवाने में हेल्प कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का, जो कि कहाँ से चलता है, यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक है, टू द एनस। ठीक है, तो जितने भी प्रोसेसेस हैं, इंजेशन खाना आप माउथ से खाओगे और इजेशन एक्सक्रीट आउट वेस्ट जो है दैट इज थ्रू द एनस। तो इन्हीं सारी प्रोसेसेस को हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब सबसे पहला जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोनेंट है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं बात करूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसमें एक तो एलिमेंट्री कैनाल रहती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल रहती है, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ आते हैं आपके ग्लैंड्स। ठीक है, क्या आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं। तो यही मिलाते बनता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमंस का।
एलिमेंट्री कैनाल एक सिंगल ऑर्गन नहीं है, ये क्या है बेटा, ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो कि क्या करता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बनाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तब हम कंप्लीट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट पाथवे है, ट्रैक्ट है, जिसमें सबसे पहला कौन सा ऑर्गन है, दैट इज माउथ। यहाँ पे मैंने आपसे बात करी कि भाई माउथ से खाना तुम्हारा चलता है, और माउथ के बाद तुम्हारा खाना कहाँ पे जाएगा, माउथ के बाद यहाँ पे जाता है, दैट इज इन द फेरिंग्स। यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स से कहाँ जाता है, जो कि तुम्हारा थ्रोट है, थ्रोट से होता हुआ जाता है इसोफिगस में। इसोफिगस क्या है, तुम्हारी फूड पाइप है। उसके बाद खाना जाता है स्टमक में, स्टमक से खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू होता हुआ खाना एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर को चला जाता है। तो ये कंप्लीट पाथवे है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, कि सबसे पहले जो है वो किस में खाना आता है। तो सबसे पहला पार्ट जो था वो माउथ था, जिसको और क्या बोला जाता है, बक्कल कैविटी भी बोला जाता है। अब माउथ में ऐसा क्या है जो कि तुम्हारा खाने में हेल्प करता है या डाइजेशन की किसी भी प्रोसेस में हेल्प करता है। माउथ में लेट सपोज तुम क्या कर रहे हो, एक पिज्जा की बाइट ले रहे हो। अब तुम पिज्जा की बाइट जो है उसको तोड़ोगे, बाइट जो हम लेते हैं किस चीज से लेते हैं, हम लेते हैं टीथ से, है ना। तो एडल्ट्स में कितने टीथ होते हैं बेटा, 32 होते हैं। 16 जो है अपर जॉ में होते हैं, 16 हमारे लोअर जॉ में होते हैं। दोनों मिला के कितने होते हैं, 32। लेकिन ये एडल्ट्स की बात हो रही है, बच्चों में 32 नहीं होते। अब जो आपके टीथ हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, वो किस क्या क्या नाम है उनके, वो आपके डिवाइडेड होते हैं। जैसे इंसीजर्स हैं, उसके बाद आपके कैनाइन्स, यहाँ पे देखो ये आपके इंसीजर्स है, फिर आपके कैनाइन्स आते हैं। 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन आता है, 2 प्रीमोलर आते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड, और फिर आपके 3 मोलर्स आते हैं, ठीक है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, और जो आपका थर्ड मोलर है ना, उसको विजडम टूथ भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना यार विजडम टूथ आ रहा है, जो कि बहुत लेटर लाइफ में लोगों में आता है ना, जल्दी नहीं आता, सब में प्रेजेंट पहले नहीं होता, लेटर लाइफ में आता है। इसीलिए एडल्ट्स में, जब आप एडल्ट हो जाओगे ना, बहुत बड़े काइंड ऑफ, कुछ लोगों में 30s में भी जो है वो विजडम टूथ आता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द डेंटल फॉर्मूला आल्सो, 2-1-2-1, दैट इज 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, है ना। ये अपर जॉ का है, ये लोअर जॉ का है, ये डेंटल फॉर्मूला है। अब टीथ जो है वो आपकी कौन सी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। कौन सी डाइजेशन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें जिस प्रोसेस में ये हेल्प कर रहा है। अब मैकेनिकल डाइजेशन हो गई, साथ में माउथ में और क्या प्रेजेंट है, टीथ तो है, टीथ के साथ ही टंग है, जो कि क्या कर रही है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में। मेस्टिकेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ फूड में, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड में, और उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प कर रही है, दैट इज टंग। थर्ड जो है, हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिन ग्लैंड्स को हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे बेटा सलाइवा, ठीक है। और सलाइवा जो है उसकी मिक्सिंग में कौन हेल्प करता है, टंग हेल्प करिए। तो ये है हमारी टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवा की जब हमने बात कर ही ली है, तो सलाइवा में बेटा एक एंजाइम प्रेजेंट रहती है, ठीक है, एक एंजाइम प्रेजेंट रहती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, और उसका दूसरा नाम क्या है बेटा, दैट इज टाइलिन, ठीक है, दूसरा नाम है टाइलिन। ये भी तुमने याद रखना है, क्योंकि बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आता है, दैट इज टाइलिन तुमसे पूछ लिया गया, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट इज टाइलिन, टाइलिन इज नथिंग, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवा में क्या होता है कि एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, और ये करती क्या है बेटा, ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है। मतलब कोई ऐसी चीज तुम खा रहे हो, स्टार्च का क्या मतलब है यहाँ पे, स्टार्च मतलब बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी चीजें हैं जो कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, तो वो आपके स्टार्च कंटेन करते हैं, ठीक है। तो उसकी डाइजेशन जो है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम पढ़ेंगे भी अभी, ठीक है। तो दैट इज डन बाय द सलाइवरी अमाइलेज। तो ये हो रही है केमिकल, सॉरी मैकेनिकल तो हो रही थी, है ना, साथ में केमिकल डाइजेशन भी माउथ में आपकी चल पड़ती है। नेक्स्ट, अब खाना जो है तुम्हारा कहाँ जाएगा, थ्रोट में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, थ्रोट में जाएगा। थ्रोट क्या है, तुम्हारा फेरिंग्स है। थ्रोट के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माउथ से तुम्हारा खाना कहाँ पे गया, तुम्हारा खाना फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं। अब थ्रोट से नेक्स्ट खाना तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा खाना जाएगा
इसोफेगस में। और इसोफेगस क्या है बेटा? दैट इज द फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप है। अब यहाँ पे तुम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फेरिंग्स है ना, यहाँ पे चला गया फेरिंग्स में। फेरिंग्स से बाद ये जो पाइप सी तुम्हें दिख रही है, ये क्या है बेटा? ये इसोफिगस है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? मूवमेंट होती है फूड की, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज बेटा पेरिस्टालिसिस, ठीक है। पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस क्या है? दैट इज द, यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपल्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपल्शन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपल्शन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक पुश लग रहा है खाने को, और उसके थ्रू होता हुआ वो खाना जो है वो स्टमक में पहुंचेगा। तो ये इसोफिगस जो है, फूड पाइप जो है, उसमें मूवमेंट्स होती है जिनको पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। और इन पेरिस्टालिटिक मूवमेंट के थ्रू खाना जो है इसोफिगस से कहाँ पे पहुंचेगा बेटा? पहुंचेगा तुम्हारी स्टमक में, ठीक है। अब खाना स्टमक में पहुंच चुका है। स्टमक जो है तुम्हारा एक लार्ज ऑर्गन है, और जैसे ही इसमें खाना आता है, ये स्टमक जो है थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। अब डाइजेशन जो है स्टमक में जैसे ही खाना पहुंचा, उसको 3 चीजें मिलने वाली हैं। कैसे मिलने वाली हैं? क्योंकि स्टमक में है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स थे, स्टमक में तुम्हें मिलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। तो क्या सिक्रीट करते हैं? सबसे पहले सिक्रीट करते हैं HCl। अब तुम बोलोगे मैम ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका स्टमक में क्या काम है? तो बेटा इसका रोल हम पढ़ेंगे। सेकेंड, तुम्हें एक एंजाइम मिलती है जिसका नाम है पेप्सिन। और थर्ड जो है दैट इज म्यूकस, है ना। अब सबसे पहले बात आती है HCl की। HCl क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब तुमने खाना खाया है, खाना जो है वो यहाँ पे आ चुका है, उस खाने के साथ कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी साथ में आया हो, तो ये HCl क्या करता है? उन माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है, ठीक है। साथ में ये दूसरा क्या करता है बेटा? ये जो ये पेप्सिन है, ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दैट इज पेप्सिनोजन, है ना। ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है आपकी स्टमक में। अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए बेटा एसिडिक पीएच। क्या चाहिए? एसिडिक पीएच चाहिए। किस चीज़ के लिए? एक्टिवेट होने के लिए। अब एसिडिक पीएच कौन देगा इसको? इसको एसिडिक पीएच देता है HCl। मतलब पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है उसकी एक्टिव फॉर्म में, दैट इज पेप्सिन, वो भी HCl का रोल है, ठीक है। अब पेप्सिन, ठीक है, मतलब वो कन्वर्ट होके प्रेजेंट हो गई, एक्टिव हो गई। वो क्या करती है? वो आपकी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। किसमें हेल्प करती है? प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है, जो कि है आपकी पेप्सिन, ठीक है, उसमें रोल प्ले करती है। थर्ड, म्यूकस का क्या काम है? कि HCl जो है आपकी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसको बचाने का काम कौन करता है? दैट इज डन बाय द म्यूकस हियर, ठीक है। तो तीनों के फंक्शन जो है वो आपके यहाँ पे ये रहते हैं। उसके बाद खाना तुम्हारा स्टमक से कहाँ पे जाएगा बेटा? स्टमक से, ये स्टमक है, स्टमक से जाएगा, ये तुम्हारी पार्ट है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बाहर जो है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, जो अंदर तुम्हें ये दिख रहा है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब नाम इसका स्मॉल है, ठीक है। जो ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। जो तुम्हारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, बेसिकली लार्जेस्ट यू कैन से पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल नाम पे मत जाना कि स्मॉल है, बट लार्जेस्ट पार्ट जो है दैट इज बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो आपका स्टमक है, स्टमक से क्या हुआ था? फूड आपका एग्जिट हुआ था। कैसे? यहाँ पे क्या होता है? एक आप बोल सकते हो डोर वहाँ पे प्रेजेंट है। डोर मतलब ये कोई गार्ड काइंड ऑफ है ना, या एंट्री डोर है, जो कि तभी खुलेगा जब खाना जाना होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब स्फिंक्टर यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, उसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब यहाँ से देखो ये स्टमक है, अब फिर से देखना यहाँ पे स्टमक है, स्टमक से खाना जो है वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, लेकिन उसके पीछे उसको रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर वहाँ पे आपका प्रेजेंट है। और वो स्फिंक्टर कौन सा है? यहाँ पे देखो ये खाना जाएगा और ये स्फिंक्टर ओपन होगा, और कौन सा स्फिंक्टर है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये ओपन होगा तभी खाना यहाँ पे जा सकता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज जेजुनम देन इलियम, सॉरी ड्यूडेनम देन जेजुनम देन इलियम। तो पहले ड्यूडेनम में जाएगा, फिर जेजुनम उसमें जाएगा जेजुनम में, एंड देन इलियम में जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे ये सारा चीजें रहते हैं। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन बेटा तुम्हारी कहाँ पे होगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, तीनों की कंप्लीट डाइजेशन की साइट जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी ऑर्गन से सिक्रीशंस आती हैं। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ जूसीज जो है वो सिक्रीट आउट होते हैं, है ना, लेकिन साथ में सिक्रीशंस आती हैं लिवर से और पेनक्रियास से। लिवर क्या करता है बेटा, लिवर एक यू कैन से जूस जो है उसकी प्रोडक्शन करता है जिसको हम बाइल बोलते हैं, ठीक है। अब बाइल क्या करता है, कभी तुमने सोचा है बाइल क्या करता है बेटा, बाइल करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का क्या मतलब है, फैट्स के तुम्हारे बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उनको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसी तोड़ने की प्रोसेस को ब्रेक्स बिग फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल वंस कौन करता है, बाइल करता है। अगर किसी का लिवर खराब हो तो बाइल जो है वो नहीं बनेगा, और किसी का गॉल ब्लैडर अगर निकाल दिया गया हो उसको भी बोला जाता है बेटा कि हैवी चीजें ना खाए, फैटी चीजें ना खाए। क्यों, क्योंकि लिवर बाइल तो बना रहा है लेकिन उस बाइल को स्टोर कहाँ करता है, गॉल ब्लैडर में करता है, ठीक है। तो अब उसको बोला जाता है कि भाई हैवी मत खाओ, क्यों, क्योंकि बाइल जो है बनेगा तो सही लेकिन आपका फिर बाद में स्टोर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली डाइजेशन पे इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। अब जो पेनक्रियास है उससे पेनक्रियाटिक जूस आएगा जिसमें क्या होती है, दो एंजाइम्स होती है, एक ट्रिप्सिन होती है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करती है, एक लाइपेज होती है जो कि फैट्स डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिवर से क्या आ रहा है एंड पेनक्रियास से क्या आ रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती हैं फाइनली इनटू अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये है कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बेटा क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ऐसे है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसकी वॉल में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, है ना, जहाँ पे ऐसे सीलिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो दीज आर बेसिकली बेटा विलाई, ठीक है। अब विलाई क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि कर क्या रही हैं, एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है डाइजेशन के लिए, साथ में फिंगर लाइक शेप इनकी क्या कर रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, और इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि अमाइनो एसिड्स ग्लूकोज को कैरी करने का काम करती हैं, और ये बहुत थिन वॉल्ड की होती हैं ताकि इनसे न्यूट्रिएंट्स इजीली पास ऑन हो जाएं, ठीक है। लिम्फ वेसल्स भी होती हैं जो कि क्या करती हैं, फैट्स को कैरी करने का काम करती हैं, और इनका सरफेस जो होता है वो मॉइस्ट होता है जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है विलाई में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को एक आप बोल सकते हो वो ऑर्गन बना रहे हैं जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रही है, जिसमें इंपॉर्टेंस जो है विलाई की आपकी यहाँ पे रहती है, ठीक है। चलो अब एक फ्लो चार्ट है, क्विक मैं बोल सकती हूँ काइंड ऑफ समरी कि डाइजेशन कैसे होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड फैट्स की। अब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो आपकी माउथ से स्टार्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, क्यों, क्योंकि जो माउथ से ही आपकी स्टार्च की ब्रेकडाउन, स्टार्च की डाइजेशन, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज माउथ में मिल जाती है ना, तो माउथ से स्टार्च जो है वो आपकी टूट जाती है, जैसे माल्टोज में टूट गई, और कौन उस पर हेल्प करता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब स्टमक में पहुंच चुका है, स्टमक में कोई भी डाइजेशन जो है केमिकल डाइजेशन नहीं होती है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्टमक में कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे फीड कर रही हो, तो हम केमिकल की बात कर रहे हैं, मतलब एंजाइम जो है वो उसका रोल नहीं है। बाकी जो आपकी मैकेनिकल डाइजेशन है, चर्निंग है, वो तो होती ही रहती है, ठीक है। तो ओनली चर्निंग होती है लेकिन केमिकल डाइजेशन नहीं होती। फिर खाना पहुंच जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खाओगे तो थोड़ी सी 30% आपके माउथ में होगी, देन स्टमक में नहीं होती है, केमिकल की बात कर रही हूँ। फिर पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो कौन रिलीज करता है, पेनक्रियास करता है, जो कि आपकी एक्ट करती है ना, स्टार्च में माल्टोज में कन्वर्ट करती है, जो कि बचा था माल्टेज को माल्टोज में, बेसिकली माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज में करती है, एंड फर्दर जो है वो आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी की फॉर्म में फिर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होने वाली है। ब्लड में एब्जॉर्प्शन किसकी फॉर्म में होगी, ग्लूकोज की फॉर्म में होगी। नेक्स्ट बेटा प्रोटीन की, है ना, प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि माउथ के पास कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करवा सके। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टमक
से स्टार्ट होती है। अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन प्रेजेंट थी जो कि प्रोटीन्स के ऊपर फीड करके उनको पेप्टाइड्स में तोड़ती है। फिर जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज से आती है बेटा ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो कि फर्दर उनको स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ती है। फिर पेप्टाइडेजीज आती हैं जो कि फर्दर उनको किसमें तोड़ती हैं, अमाइनो एसिड में, और इसी फॉर्म में इनकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैट की डाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो आपकी फैट की डाइजेशन स्टार्ट होती है, ना ही माउथ में होती है। ठीक है, ना ही माउथ में, ना ही यू कैन से ना ही बेसिकली स्टमक में, है ना, ना ही माउथ में, ना ही बेटा स्टमक में होती है। क्यों? क्योंकि जो इनको बाइल चाहिए वो सीधा के सीधा इनको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है लीवर से। ठीक है, अब बाइल जो है इमल्सिफिकेशन करता है, सीधा के सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, इसलिए फैट की जो डाइजेशन है, केमिकल की बात कर रही हूँ, कहाँ से स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। उसके बाद लाइपेज भी मिलती है, वो भी आपकी पेनक्रियास सिक्रीट करता है, वो भी कहाँ पे जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ती है और इसी के थ्रू इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कौन से आपके बायोमॉलिक्यूल की जो डाइजेशन है कहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन आता है कि भाई लेंथ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो इतनी वेरी क्यों करती है? ऑल्दो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, लेकिन जो आपके हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स होते हैं ना, उन दोनों में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो डिफर करती है। हर्बीवोर्स में बहुत ज़्यादा लंबी है और कार्निवोर्स में ये बहुत ज़्यादा छोटी होती है, शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स बेटा प्लांट प्रोडक्ट्स में फीड करते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या होती है? प्लांट्स की जो प्लांट की वॉल होती है, सेल वॉल होती है, किस चीज़ की बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज की बनी होती है, और उसको डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड है, उसमें टाइम लगता है, इसीलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स जो कि क्या करते हैं? मीट को कंज्यूम करते हैं, जो कि ईजिली होता है डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आती है दैट इज रेस्पायरेशन। वी आर डन विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ा कि कैसे वो अपना खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ह्यूमन बींग्स में हमने अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स दोनों का यू कैन से न्यूट्रिशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ रेस्पायरेशन क्या है बेटा? रेस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या करते हैं? एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? जो कि खाया उससे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, है ना, बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज आया था ना, उसको तोड़ा जाएगा और उससे एनर्जी जो है वो डिराइव की जाएगी। सो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पायरेशन। और ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज का अगर हमने ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होता है बेटा O2, है ना, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यही प्रोसेस आएगी आपकी, दैट इज रेस्पायरेशन, कि कैसे ऑक्सीजन की हेल्प से हम इस ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग जो है ना वो दोनों अलग हैं। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम CO2 जो है वो हम एक्सेल आउट कर रहे हैं, दैट इज द ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दो प्रोसेसेस आती हैं जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? एक मसल होती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही तुमने क्या किया? सांस ली, तुमने इनहेल किया, किस चीज को? O2 को, ऑक्सीजन को। जैसे ही तुम इनहेल करोगे, या एयर है जिसमें ऑक्सीजन है जिसको तुम इनहेल कर रहे हो, है ना, तुम्हारा रिब केज यहाँ पे ये एक्सपैंड होगा। तुम्हारा रिब केज क्या हुआ बेटा? एक्सपैंड हुआ। जैसे ही एक्सपैंड हुआ तो ये जो डायफ्राम है ना, ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये डाउन की साइड मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रिब केज ऊपर की साइड मूव हुआ है ना तुम्हारा, ठीक है। रिब केज जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेसिकली एक्सपैंड होके क्या करेगा? रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं क्योंकि रिब केज एक्सपैंड होता है। लेकिन मेजर डायफ्राम क्या करेगा? तुम्हारा नीचे की साइड को आपका पुश होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और डाउन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, फील करके देखना। नेक्स्ट, जैसे ही तुमने क्या किया? CO2 को तुम एक्सेल आउट कर रहे हो, जब मतलब तुम एयर को रिलीज कर रहे हो,
तो तुम्हें फील होगा कि वो चीज जो है कुछ ऊपर को आ रहा है। ऊपर को मतलब ये डायफ्राम जो है रिलैक्स करता है और ऊपर की साइड को मूव करता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब देखना, तुमने क्या किया, तुमने इनहेल किया, डायफ्राम नीचे गया, एक्सहेल के टाइम डायफ्राम जो है वो ऊपर जाएगा। दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और इसमें डायफ्राम की मूवमेंट जो है वो तुम्हें बेटा पता होनी चाहिए। अब सबसे मेजर चीज आती है कि भाई ये ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन किन किन पाथवे के थ्रू होता है, मतलब कौन से वो पाथवे हैं जिनके थ्रू ये ग्लूकोज जो है ये आपका टूटता है। ग्लूकोज आपका कहाँ पे आ चुका है बेटा, ये आ चुका है सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कहाँ पे आ चुका है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो पहुंच चुकी है। नाउ जो साइटोप्लाज्म है सेल का, है ना, सेल में आपने देखा होगा, सेल में ये एक सेल है, अगर मैं सेल की बात करूँ, ठीक है, तो सेल में क्या रहता है, यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनल्स भी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म भी रहता है ना, राइबोसोम्स हो गए, ईआर हो गया, गोल्जी हो गए, सारी ऑर्गेनल्स रहती हैं। अब जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो कि टूटेगा, कहाँ पे टूटेगा, इसी साइटोप्लाज्म में टूटेगा। कितने मॉलिक्यूल, कितने बेसिकली कार्बन के मॉलिक्यूल के प्रोडक्ट में टूटेगा, 3 में। 6 का था, उसके बाद 3 कार्बन मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं बेटा पाइरूवेट। मतलब ग्लूकोज से क्या बन रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे ग्लूकोज से बन रहा है बेटा पाइरूवेट, ठीक है, ग्लूकोज से बन रहा है पाइरूवेट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। लिसिस या लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ये 6 कार्बन का है, इसको तोड़ रहे हैं कितने के, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना उसमें ये स्टेप जो बेटा ये आपका कॉमन रहता है। अब यहां से आपके 2 कंडीशंस बनती हैं, 2 सिचुएशंस बनती हैं। एक है कि भाई अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो, और एक है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो। अगर तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं, जब होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की, पहले हम एरोबिक को लेके चलते हैं। अगर मैं बेटा ह्यूमन बींग्स की बात करती हूं, या लेट इट बी, हम एनारोबिक को लेके चलते हैं। एनारोबिक में हम बात करते हैं कि भाई ईस्ट में हमेशा पहले तो ग्लाइकोलिसिस होगी, पाइरूवेट बनेगा, लेकिन ईस्ट में पाइरूवेट के बाद उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ऑक्सीजन के बिना ही वो पूरी प्रोसेस कर लेता है, जिसमें उस प्रोसेस को बोलते क्या है, हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, ओके, फर्मेंटेशन बोलते हैं। एंड साथ में अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, फर्मेंटेशन यहाँ पे हम बोलते हैं ईस्ट में हो रही है और इसमें कोई भी आपके ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब बनता क्या है, पाइरूवेट टूटेगा और बनाएगा क्या, इथेनॉल, जो कि अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एनर्जी जो है ये मिल गई। ये ईस्ट में प्रोसेस चल रही है कि भाई ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस में पाइरूवेट बना, पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और ये प्रोसेस जो है उसमें चल पड़ेगी, जैसी फर्मेंटेशन है ईस्ट में, जहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, जैसे ही पाइरूवेट बनेगा फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसके बाद ऑक्सीजन जब हमें चाहिए, जब मिल जाती है, तो ये पाइरूवेट किस में टूटता है बेटा, CO2 में, उसके बाद वाटर में, और बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। अब ये CO2 जो है ये आप एक्सेल कर देते हो, बाहर रिलीज कर देते हो, ठीक है। वाटर जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट है, और ये ATP जो है, ये एनर्जी जो है ये आपकी यूटिलाइज हो जाती है। लेकिन कई बार हम बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमें इनफ यू कैन से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। अब सेल्स तो फास्ट मूव कर रहे हैं, सभी को ऑक्सीजन चाहिए, उतनी मिल नहीं पा रही है, तो हमारी बॉडी जो है वो एक सेकेंड उसका बैकअप प्लान है रेस्पिरेशन का, जिसमें वो चली जाती है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है।
एक और चीज, ये आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही थी ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद फर्मेंटेशन ईस्ट में हो रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पहले साइटोप्लाज्म में हुई, फिर किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एनारोबिक कहाँ पे होती है बेटा? साइटोप्लाज्म में होती है। किसके साइटोप्लाज्म में? मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है। और बनता क्या है? लैक्टिक एसिड बनता है। उसके बाद ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और बहुत सारी एनर्जी। तो जब तुम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, तो तुम्हारे सेल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो इस मोड ऑफ रेस्पिरेशन में चला जाता है, जहां पे बिना ऑक्सीजन के भी वो क्या कर रहा है? एनर्जी तो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ में क्या बन रहा है? यहाँ पे CO2 नहीं बन रही जो कि तुम रिलीज आउट कर सकते हो, लैक्टिक एसिड बन रहा है जो कि क्रैम्प्स कॉज करने में हेल्प करते हैं। तुम देखते हो ना, फास्ट फास्ट भाग रहे हो और पैर में क्रैम्प आ गया है ना, नहीं चला जा रहा। कैसे आता है? क्योंकि आपका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो एनारोबिक में एंटर हो चुका है, जहां पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होकर आपको क्रैम्प्स आ चुके हैं। तो ये है भाई कितने सारे पाथवे से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट, एटीपी क्या है बेटा? एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी है सेल की, है ना। और जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं उन सबको एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और उसी के थ्रू पूरी की पूरी आपकी वेल बीइंग जो है, पूरी की पूरी आप बोल सकते हो प्रोसेसेस जो है वो आपकी बॉडी में हो रही होती हैं, ठीक है। दैट इज द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, अब प्लांट्स में अगर हम बात करें कि भाई प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो प्लांट भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं O2 एंड CO2 का, लेकिन उनमें जो है रेस्पिरेशन बेटा कब होती है? उनमें रेस्पिरेशन होती है दैट इज इन द नाइट। प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है वो नाइट में होती है, ठीक है, जहां पे वो क्या करें? डे में क्या होगी बेटा? डे में उनकी फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो वहां पे CO2 जो है वो आपकी क्या है? CO2 रिलीज करते हैं। तुमने देखा होगा ना कि जब दिन होता है तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, लेकिन रात को ये रेस्पिरेशन करते हैं, रात को ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात को कभी भी पेड़ के नीचे ज्यादा देर तक हमें नहीं बैठना चाहिए, सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट में CO2, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज करते हैं। अब नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, O2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 रिलीज कर रहे हैं, उसी CO2 को क्या किया जाता है? दिन में यूज किया जाता है और उसको फोटोसिंथेसिस में आपका पूरी प्रोसेसेस में आपकी पूरी की पूरी ये हेल्प करती है, ठीक है, और ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये रात है तो रात में क्या है? ऑक्सीजन ही ली जा रही है और CO2 जो है वो आपकी छोड़ी जा रही है, रिलीज की जा रही है। यही CO2 सुबह ली जाएगी और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाएगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कब होती है? नाइट में होती है, दिन में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्या है? स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू, किसी में गिल्स हैं, किसी में ट्रैकिया हैं, किसी में स्किन के थ्रू हो रहा है। और हम लोग जो हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिनको हम बोलते हैं लंग्स, जिनके थ्रू पूरी की पूरी गैस एक्सचेंज जो है वो हो रही है। तो मेजरली ऑर्गन जो है दैट इज लंग्स। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेटा अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? सबसे पहले जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी ना, माउथ से स्टार्ट हुई थी, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आपका नोस्ट्रिल जो आपकी है, यहाँ से आप एयर इनटेक करते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर नेजल कैविटी, फिर यहाँ पे फेरिंग्स से थ्रू होते जाती है, फिर लेरिंग्स जाती है वॉइस बॉक्स से, फिर ट्रैकिया, वहाँ पे इसोफिगस थी विंड पाइप, यहाँ पे ट्रैकिया इसोफिगस फूड पाइप थी, यहाँ पे ट्रैकिया है जो कि आपकी विंड पाइप है। उसके बाद ब्रोंकाई में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये है आपका नेजल पैसेज, है ना, जो कि नॉस्ट्रिल्स है, यहाँ से एयर एंटर करेगी, यहाँ से कहाँ पे जाएगी? नेजल कैविटी में जाएगी, ठीक है। नेजल कैविटी से कहाँ पे जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। सेम पैसेज है ये फूड का एंड आपके एयर का। अब बोलते हैं ना कि यार खाना जो है वो आपका गलती से कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खाना खाते टाइम बात भी नहीं करनी चाहिए। और अगर
ये फेरिंग्स है जो कि क्या करता है, एक एपिग्लॉटिस है उससे आपका कवर्ड होता है। अब अगर वो फ्लैप खुल गया तो आपका खाना जो है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में भी जा सकता है, ठीक है। तो देयर आर चांसेस। नाउ यहाँ पे देखो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, उसके बाद ये ट्रेकिया जो कि तुम्हारी विंड पाइप है, यहाँ पे खाना जाए एयर जाएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया में आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, रिंग्स हैं जो कि उसको यू कैन से कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। देन उसके बाद कहाँ पे चला गया, यहाँ तुम्हारे ब्रोंकाई है ना। ब्रोंकाई क्या है, ये डिविजन्स है, दो होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज ये तुम्हारी जो है ये क्या है, विंड पाइप है, फिर तुम्हारी ऐसे जो है वो डिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं दैट इज ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होती हैं किसमें, ऐसे छोटे 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 ब्रांचेस में, छोटे छोटे वैक्यूल्स आपके ब्रोंक्यूल्स में, और यहीं पे तुम्हारे होते हैं दैट इज द लंग्स, ठीक है। यहाँ पे दो लंग्स होते हैं, इसी के बीच में क्या हो रही होती है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही होती है, और इसके यहाँ पे टिप में क्या होते हैं, कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, जहां पे एक्चुअल में गैस एक्सचेंज आपका होने वाला है। तो इसी सारी पूरी प्रोसेस को हम देखते हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। सबसे पहले एयर जो है वो आपके नॉस्ट्रिल से एंटर करेगी। आपके नॉस्ट्रिल में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं कि वो जो है फिल्टर आउट हो जाए, आगे ना जाए। फिर आपके एयर जो है कहाँ पे गई, फेरिंग से होती हुई, थ्रोट से होती हुई कहाँ पे जाती है बेटा, ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया क्या है, तुम्हारी विंड पाइप है, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ चली गई, ट्रेकिया में चली गई। ट्रेकिया में मैंने बोला क्या होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती हैं, ऐसे रिंग्स सर्कुलर मोशन में कार्टिलेज, ये जो यहाँ पे तुम देख सकते हो ना, ये रिंग्स क्या है, कार्टिलेज हैं जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है, क्योंकि अगर इसमें एयर नहीं है तो ये तो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन इन रिंग्स ने इसको पकड़ा हुआ है कि भाई एयर नहीं भी है तब भी तुम ऐसे ही रहो, एज इट इज, जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। तो कोलैप्स होने से बचाने का काम कौन कर रहा है, कार्टिलेज कर रहा है। फिर कहाँ पे चली गई, अब ट्रेकिया से कहाँ पे जा रही है, एयर ब्रोंकाई में जाती है, ठीक है। दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। यहाँ पे देखो ये दो ब्रोंकाई हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये है देन ये एक है, ये दो है, ठीक है। एक है देन दो है, दो ब्रोंकाइज है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होते हैं छोटी 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 ब्रांचेस में, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो है उनके एंड पे टिप में क्या है, कुछ टाइनी एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। जब उनमें हवा आती है, सांस लेते हो तुम, वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, देन वो ऐसे 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 काइंड ऑफ। यहाँ पे देखो ये है एल्वेलाई, अब यहाँ पे देखो दे आर लाइक, है ना, ऐसे ऐसे वाला मोशन जो है वो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। तो दैट इज हाउ गैस एक्सचेंज हैपेंस, गैसियस एक्सचेंज हैपेंस। और कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है, सबसे एंड पे जाके वहां पे होता है। अब ऑक्सीजन जो है वो आपकी कैपिलरीज में डिफ्यूज करके होता कैसे है, अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी होती है, यहाँ पे देखना ऑक्सीजन जो है वो अंदर आएगी और आपकी CO2 जो है वो बाहर जा रही है। अब यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे अंदर जो है वो O2 आएगी और ब्लड कैपिलरीज सराउंड है, वहां से वेस्ट लेके आ रही हैं वो CO2, तो CO2 जो है वो तुम्हारी यहाँ पे बाहर जाएगी और अगेन उसके बाद CO2 बाहर जा चुकी है, अगेन उसके बाद वो क्या करेगी, तुम उसको एक्सेल आउट कर दोगे, बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो वॉल जो एल्वियोलाई की है उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब एल्वियोलाई में CO2 जो है वो डिफ्यूज कर रही है, बेसिकली है ना, डिफ्यूज इनटू एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्लड में आ रही है और वहां पे वो क्या की जाएगी, ट्रांसपोर्ट की जाएगी ब्लड सेल्स के थ्रू, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे, टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। अब तुम ये पूरी प्रोसेस कर रहे हो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे लंग्स में पूरी की पूरी एयर जो है वो तुमने बाहर भेज दी। कुछ अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे यू कैन से एक्सहेलेशन के बाद भी तुम्हारे लंग्स में रह जाती है, जिसको बेटा बोलते हैं रेजिडुअल एयर, ठीक है, जिसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या है, जो अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी तुम्हारे लंग्स में बच जाता है, उसको बोला जाता है, ताकि कोलैप्स ना हो, प्रॉपर पूरी प्रोसेस होती रहे, उसके लिए ये चीज होती है। एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1 to 1.2 लीटर्स, इतनी जो है वो रिमेन होती है, बच जाती है। उसके बाद ये क्या करता है, स्लाइटली एल्वियोलाई को स्लाइटली इन्फ्लेटेड, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो ऐसे श्रिंक हो जाए, थोड़ा सा ऐसे रखते हैं कि जब आएगी तो स्वेल हो जाएंगे, देन इतना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पिचक जाए, ठीक है। साथ में कॉन्टिन्यूअस गैस एक्सचेंज हो, उस चीज को भी यू कैन से पूरा पूरा रेगुलेट करने का काम कौन करता है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ओके, नेक्स्ट
उसके बाद अब गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगी ब्लड में। बड़े जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है कि भाई एक जगह पे वहाँ पे आ गई ऑक्सीजन, वहाँ से डिफ्यूज होकर पूरी बॉडी में चली जाए। अगर कहीं पैर में आई है तो वहाँ से पूरे हेड तक पहुँचने में सालों लग जाएंगे, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। लार्ज एनिमल्स में नहीं पॉसिबल है, छोटे एनिमल्स में पॉसिबल है। तो लार्ज में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होते हैं बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, और ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट तुम्हारा प्रेजेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारा आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। अरे हीमोग्लोबिन क्या करता है, अब ये एचबी है तुम्हारा, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आरबीसीज में प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज आरबीसीज है, इसमें हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और जहां जहां नीड होगी उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा के पूरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करती है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन जो है 97% कैसे ट्रेवल करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और क्या बनाती है बेटा, दैट इज ऑक्सी। ऑक्सी यहाँ से तुम ऑक्सीजन से समझ सकते हो, दैट इज ऑक्सीजन, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के करती है, और इस फॉर्म में 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। रिमेनिंग 3% जो है वो आपके डिजॉल्व्ड फॉर्म में, प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड होके आपकी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ठीक है, रिमेनिंग 3%, और मेजॉरिटी जो है वो आपकी इसी फॉर्म में आपकी ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, CO2 70% आपका बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों, क्योंकि CO2 की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन रिमेनिंग 20 to 23% जो है वो आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बनाता क्या है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, उस फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होता है। एंड रिमेनिंग जो आपका 7% है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में, प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है। तो O2 और CO2 दोनों कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं वो आपको समझ आ गया, ठीक है, दोनों का ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे बेटा जो हमारी सेकंड भी हमने लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर ली। नाउ थर्ड लाइफ प्रोसेस है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अब ये सारी की सारी जो एनर्जी है या ऑक्सीजन है हर एक सेल तक बेटा पहुंचेगी कैसे। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। वाइटल की बात की जा रही है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, जिसमें जो भी सब्सटेंस है जैसे ऑक्सीजन है उसको क्या किया जाएगा, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन नीडेड है ना, हम लोगों में भी जैसे एनर्जी है, ऑक्सीजन है, हर एक सेल को चाहिए। अभी हमने देखा कैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, वैसे ही और भी चीज़ें हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो कैसे भाई ट्रांसपोर्ट होता है, ह्यूमंस में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, उस प्रोसेस को, पूरी का पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं। जितने भी सेल हैं बेटा उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए, वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बेटा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको और क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या है, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम जो है वो चाहिए होता है ताकि पूरी प्रोसेस बेटा ध्यान से हो सके, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे इन द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेशन जो है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेजर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बेटा हार्ट है ना, हार्ट जो है तो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर पंप भी हम बोलते हैं क्योंकि ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। अब तुम्हारा जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब तुम्हारे सर्क्यूलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है ये यहाँ पे बोला गया है। सर्क्यूलेटरी सिस्टम में बेटा एक तो तुम्हारा हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन है। हार्ट के साथ अब पंप तो करना है, किसको करना है, ब्लड को करना है। तो ब्लड जो है वो तुम्हारा सेकेंड पार्ट है, साथ में ब्लड ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है, और ब्लड ही वो एक ऐसा यू कैन से कंपोनेंट है जो कि पूरी बॉडी में तुम्हारे पाए जाता है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है, मीडियम मतलब पूरी की पूरी बॉडी में प्रेजेंट हो। हार्ट तो एक जगह से पंप कर रहा है लेकिन ब्लड तो पूरी जगह फैला हुआ है, राइट। थर्ड जो है ब्लड किस में ट्रेवल होके जाता है बेटा, ब्लड वेसल्स में ट्रेवल होके जाता है। ट्यूब्स हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड को फ्लो करवाने में हेल्प करती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे तुम देखो, ये तुम्हारा हार्ट है ना, और यहाँ पे ये तुम्हारे ब्लड वेसल्स हैं, इनमें क्या फ्लो कर रहा है, दैट इज बेटा ब्लड, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। नाउ
ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड क्या है बेटा, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है। मतलब ये क्या करता है, इसमें ही ऑक्सीजन, इसमें ही तुम्हारे CO2 सब कुछ जो है इसी में बीच में, वेस्ट भी यही रिमूव करेगा, इसी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन है उसको भी यही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ह्यूमंस में, हम लोगों में ब्लड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कंपोनेंट है, सॉरी, है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, नॉट ऑर्गन, इट्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स जो है वो मेजर इशू आता है। क्यों? क्योंकि जितने भी सारी की सारी चीजें हैं वो उनका स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि ब्लड की अगर हम बात करें तो 50 to 55% उसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अराउंड 55% जो है ब्लड में प्लाज्मा होता है। जब तुम अगर सेपरेट आउट करोगे ना, ऐसे कभी तुमने सेपरेट आउट किया होगा ब्लड को, तो यहाँ पे ये प्लाज्मा होता है, जो कि तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा, येलोइश कलर का फ्लूइड जो है वो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये येलोइश कलर का फ्लूइड तुम्हें नजर आ रहा होगा, जिसमें 90% वाटर होता है, और इसका फंक्शन क्या है कि भाई CO2 को लेके जाना है, हार्मोन्स को ट्रेवल कराना है, कैरी करना है, यूरिया का ट्रांसपोर्ट करना है, और साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी ये करता है। तो ये ब्लड का मेजर पोर्शन फॉर्म करता है, दैट इज प्लाज्मा। नेक्स्ट बेटा, ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं। तो ब्लड सेल्स में तुम्हारे दो ब्लड सेल्स आते हैं, एक तुम्हारे रेड होते हैं, दूसरे तुम्हारे व्हाइट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जिनको तुम RBCs भी बोलते हो, ठीक है, यहाँ पे RBCs हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड क्यों है, इसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए। रेड हम क्यों बोलते हो, क्योंकि उनको हीमोग्लोबिन उनके पास प्रेजेंट होता है, जो कि उनको रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइड करता है रेड कलर कौन, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। अब WBCs है, उनके पास कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं है, किस कलर के हैं बेटा, व्हाइट कलर के होते हैं। साथ में तुम्हारे RBCs बेटा, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे लैक न्यूक्लियस। एडल्ट की बात कर रही हूँ, बच्चों में होता है, उसके बाद जो है आपका न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन भी जान लो, क्योंकि इनको ऑक्सीजन के साथ, इनमें HB है, हीमोग्लोबिन है, अगर न्यूक्लियस भी होगा तो हीमोग्लोबिन को इनफ स्पेस नहीं मिलेगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने का, और ज्यादा ऑक्सीजन को एक बार में एक HB हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन को लेके जा सकता है। लेकिन अगर RBCs में न्यूक्लियस भी हो गया तो जो बेसिकली आप बोल सकते हो स्पेस है वो कम मिलेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, इसीलिए एडल्ट्स में न्यूक्लियस जो है वो आपका नहीं रहता। अब यहाँ पे तुम RBCs में देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, मतलब ये कैसे हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है, कैसे हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। वहीं अगर हम WBCs की बात करते हैं तो उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके पास नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड जो ओके, इन दोनों की बात करते हैं। पहले फंक्शन क्या है, इसका मेजर फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और WBCs का फंक्शन क्या होता है बेटा, इनको तुम अपना सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हो, क्योंकि ये तुम्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। साथ में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनसे फाइट करने का काम भी इनका ही रहता है। थर्ड तुम्हारे आते हैं सेल्स, हो गए तुम्हारे, प्लाज्मा हो गया। थर्ड आते हैं तुम्हारे सेल फ्रेगमेंट्स। ये बेटा सेल्स नहीं है, सेल्स के कुछ टुकड़े हैं, सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं, जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट्स हैं सेल्स के, लेकिन इनका फंक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये किसमें हेल्प करते हैं, तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मतलब कोई भी तुम्हें क्या हो गया, चोट लग गई, इंजरी लग गई, कट लग गया, वहां से खून बह रहा है, तो सबसे पहले वहां पे WBCs आएंगे, WBCs के साथ ही ये लोग भी आते हैं यहाँ पे, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स, और क्या करते हैं, वहां पे एक नेट लाइक, मैश लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्लॉट बोलते हैं, और ब्लीडिंग जो है वो तुम्हारी स्टॉप हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस किसी को हीमोफीलिया ना हो, ठीक है। तो ये ब्लड का पूरा के पूरा कंपोनेंट है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, दैट इज हमारा पंप, जो कि है हार्ट। अब इसकी लोकेशन की बात करें, कहाँ पे लोकेटेड है, थोरैसिक, ये है तुम्हारी थोरैसिक कैविटी, है ना, लंग्स है साइड में, ठीक है। यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे देख, अगर हम बात करें तो दैट इज, लेट सपोज यहाँ पे ये आपका राइट है और ये लेफ्ट पोर्शन है, ठीक है। अब ये राइट है, राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, तो ये मतलब स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेफ्ट में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, लेकिन ये तुम्हारा कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज बिटवीन द लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी, है ना। स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट बोलोगे तुम ये नहीं बोलोगे कि कंप्लीटली टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, ठीक है। साथ में अब इसमें जो आपका रिब केज है वो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन है। 4 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 राइट होते हैं और 2 लेफ्ट होते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होते हैं आपके
एट्रियम होते हैं, एट्रियम, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं आपके वेंट्रिकल, है ना। 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम ऑरिकल्स होते हैं, मतलब राइट एंड लेफ्ट, एंड यहाँ पे भी राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपके 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो आपका मैमल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, अब फ्लो कैसे होता है, ब्लड फ्लो कैसे होता है हार्ट में, ये आपको बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ बेटा, यहाँ पे अगर हार्ट की, तो ये चेम्बर्स जो हैं वो तुम्हारे ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन है तुम्हारा, दैट इज लेफ्ट, और ये वाला पोर्शन जो है दैट इज राइट, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब यहाँ पे क्या होता है, दैट इज योर ऑरिकल, कौन सा, लेफ्ट ऑरिकल होगा, और यहाँ पे जो है वो तुम्हारे नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, ऊपर ऑरिकल्स होते हैं, एट्रियम भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एट्रियम कंबाइन ज्यादा हो गए, एट्रिया हो गया। ये वेंट्रिकल्स हैं, तो ये भी कौन सा हुआ, लेफ्ट हुआ। अब ये जो है ये आपका अगेन ऑरिकल हुआ, जिसको हम एट्रियम भी बोलते हैं, राइट वाला, और यहाँ पे ये जो है ये हुआ आपका दैट इज लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो मतलब तुम्हारे 2 वेंट्रिकल हैं, दो वेंट्रिकल हैं एंड 2 तुम्हारे ऑरिकल एट्रियम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल, जिसको तुम बोल सकते हो लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो तुम्हारे ये है ना लेफ्ट वाले, ठीक है, तो ऐसे चलता है कुछ, तो इनके पास होता है बेटा ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, किसके पास, लेफ्ट के पास, हमेशा याद रखना, किसके पास, लेफ्ट के पास। और जो तुम्हारा राइट है ना, राइट है, ठीक है, तो राइट के पास कैसा होता है, इनके पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जरा सा सोचो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हमें कहाँ पे भेजना पड़ता है, मतलब उसको क्या चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, लंग से मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमें लंग्स पे भेजना पड़ता है, लंग्स में फिर उसको ऑक्सीजन मिल गई, फिर वो कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो कुछ ऐसे, ये तुम्हारा हार्ट है ना, ये तुम्हारा हार्ट है और ये तुम्हारे लंग्स है, देखो पास पास में प्रेजेंट होते हैं, पास पास में होते हैं, लंग्स हैं और तुम्हारा हार्ट है, साथ साथ में होते हैं। तो अब होता क्या है, तुम्हारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट ऑरिकल में, कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वेना कावा के थ्रू जाता है टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। अब लंग्स में पहुंच चुका है, ऑक्सीजनेशन हो चुकी है, लंग्स से जो है वो आपका कैसे आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा के थ्रू जाता है टू द बॉडी, क्योंकि अब ऑक्सीजनेशन हो चुकी है। तो कुछ यही पाथवे जो है ये हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कैसे पूरी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ से, पूरी बॉडी से, कहाँ पे आया बेटा, राइट एट्रियम में आया। यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारी बॉडी ऑर्गन्स हैं, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो ब्लू में है ना, ब्लू में है, डीऑक्सीजनेटेड है, लैक कर रहा है ऑक्सीजन, कहाँ पे आया, वेना कावा के थ्रू, कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। राइट एट्रियम से कहाँ पे गया बेटा, राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी जब मैं तुम्हें ब्लड वेसल्स कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि भाई पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जा रही है, ब्लू, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जा रही है, अदरवाइज आर्टरीज आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब कहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे गया, लंग्स में गया, है ना। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे लेके गई, लंग्स में लेके गई, लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। अब वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, यहाँ से -O2 था, यहाँ पे +O2 मिल चुका है, ऑक्सीजनेशन हो चुकी है, ऑक्सीजनेशन हो गई तो किसके थ्रू आ रहा है बेटा, पल्मोनरी वेन्स, ये भी एक्सेप्शन है, वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ऑक्सीजनेशन हो चुकी है, कहाँ पे, किसके थ्रू आया, थ्रू की अगर हम बात करें दैट इज पल्मोनरी वेन,
ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। कहाँ पे आता है बेटा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है तुम्हारा कैसे पूरी बॉडी में होता है वो तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, और इसमें से तुम देखो हार्ट से 2 बार ब्लड यहाँ पे पास हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड है ना, और दूसरा ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? दैट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ कि भाई 2 बार हार्ट से ब्लड आपका पास करेगा। अब तुमने देखा एक बार डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे गया? बॉडी से हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया। तो यहाँ पे यही है कि ब्लड जो है आपका हार्ट से, बॉडी से हार्ट में जाएगा, है ना, बॉडी से हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स में जाएगा। तो उस रेस्पिरेशन, सॉरी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। डबल है, 2 बार होगी तो उसमें एक जो है वो पल्मोनरी है, दूसरी सिस्टमिक है। पल्मोनरी में क्या हो रहा है? बॉडी से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है। किस चीज के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। और यहाँ पे CO2 एंड O2 का एक्सचेंज करवाने में हेल्प हो रही है। क्यों? क्योंकि अब देखो हमने बात की थी ना एल्वेलाई में एक्सचेंज होगा, एल्वेलाई के अराउंड ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उन ब्लड वेसल्स में CO2 वाला ब्लड जो है बेसिकली, है ना, वो आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वो आ रहा है, वेस्ट मटेरियल वाला आ रहा है, वो एल्वेलाई में जा रहा है, और एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है वो आ रही है, और उसको फिर पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। ठीक है, तो ट्रैक समझना पूरा। सेकेंड है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा? ब्लड जो है वो हार्ट, लंग से जाएगा, यहाँ पे लंग से जाएगा, कहाँ पे? हार्ट में, हार्ट से जाएगा बॉडी में, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड जो है वो बैक टू द हार्ट आपका रिटर्न हो जाएगा। तो इसका पर्पस क्या है? कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पूरे सेल्स तक पहुंचाना। तो दैट इज व्हाई इसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, जिसमें पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों के दोनों तुम्हारे रहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या है कि भाई ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कर रही हैं? एक फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, जो वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की, है ना, वॉल्स हैं, तो ब्लड जो है वो क्या कर रहा है इन ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के अंदर है, तो उन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे ब्लड जो है जितना प्रेशर लगाएगा, अगर ज़्यादा लगाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा, कम लगाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, और अगर नॉर्मल स्पीड से बह रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल कितना है? 80, 120 है, मतलब जब तुम्हारा सिस्टोल है, मतलब जब तुम्हारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सिस्टोलिक, वो आपका 120 रहता है, जब रिलैक्स कर रहा है तो 80 रहता है। तो इससे फ्लक्चुएट हुआ तो आपका हाई एंड लो ब्लड प्रेशर जो है वो डिटेक्ट होता है। आर्टरीज में हायर रहता है देन वेन्स। क्यों? क्योंकि आर्टरीज यूजुअली तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं देन वेन्स, है ना। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट है बेटा कि इसको ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए तुमने देखा भी होगा कभी, अगर तुमने बीपी अपना चेक करवाया होगा, शॉर्ट टर्म में हम इसको बीपी बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो अगर चेक करवाया होगा तो तुमने कभी देखा होगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, जिसके थ्रू पहले तो था नॉर्मल एक ऐसा सा होता था, यहाँ पे रीडिंग आती थी, अब तो तुम्हारे डिजिटल चल पड़े हैं जहाँ पे ये बिल्कुल डिटेक्ट कर देगा। अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन हम उसको बोलते हैं, जहाँ पे जो आर्टरीज है उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, आर्ट्रियोल्स की बेसिकली कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जिससे क्या होता है? इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अब अगर कंस्ट्रिक्शन हो गई तो इजीली आपका ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, इसीलिए हायर बीपी में हार्ट अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी 3 कैटेगरी टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती हैं वो यहाँ पे तुम देख सकते हो, आर्टरीज जो होती हैं ये है जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हमेशा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स आपका हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और कैपिलरीज जो हैं वो एक्सचेंज में, है ना, जो दोनों का एक्सचेंज होता है उसमें आपका यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। और कैपिलरीज जो है तुम्हारी 1 सेल थिक वेसल्स होती है, सबसे थिक, सबसे अगर मैं बोलूँ आपकी थिन, पतली, 1 सेल थिक मतलब एक सेल की बनी है, तो सबसे थिन जो है, थिनेस्ट जो है वो आपकी कैपिलरीज हैं, देन वेन्स हैं, देन आर्टरीज हैं। आर्टरीज जो है थोड़ी थिक होती हैं, ठीक है, थिक होती है, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। उसके बाद ब्लड जो है वो आपके हार्ट से दूर लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका बॉडी तक लेके जाना है। वेन्स जो है वो आपका
रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट में लेके जाना है फॉर बेसिकली वहाँ से पास करवा के फिर लंग्स तक जाएगा, है ना। और कैपिलरीज जो है वो आपकी इंटरमीडिएट है, जो कि अलाउ करती हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। बेटा इसका फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन की बात करते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाते हैं। फंक्शन है कि भाई आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और वो कहाँ से लेके जाती हैं, बॉडी पार्ट से, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू सेल्स एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी वेन। दोनों में एक्सेप्शंस है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। कैपिलरीज जो है वो आपका डिफ्यूजन, साथ में जो एक्सचेंज है वो भी करवाने में हेल्प करती हैं। ल्यूमन इनका जो है छोटा होता है, नैरो होता है, इनका लार्ज होता है, और इनका बहुत बहुत छोटा होता है। वॉल जो है मैं बता चुकी हूँ थिक है, इनकी थिन है और इनकी वेरी थिन है, सबसे थिनेस्ट जो है दीज आर द कैपिलरीज। नेक्स्ट इनके और फीचर्स जो हैं वो भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक जो है दैट इज इनफ। ये तीन जो है ये आपको मेजर पता होने चाहिए। ओके नेक्स्ट एक और कंपोनेंट था ब्लड में, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं बेटा, वो आपका बेसिकली क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। कैसे, इनके पास प्रेजेंट होते हैं बेटा क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स की हेल्प से ये ब्लड क्लॉटिंग में कहीं भी, लेट्स सपोज कहीं भी माइनर से कट लगा, वहाँ पे ये WBCs के साथ, ये जो तुम देख रहे हो ना 1 to 8, ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे 1 है फिब्रिनोजन, वो क्या करता है, एक थ्रेड लाइक, मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर देगा, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ से यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ से ब्लड जो है बाहर को फ्लो नहीं करेगा। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग, जो कि कौन करता है, प्लेटलेट्स करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक और कंपोनेंट आता है दैट इज लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। तो लिम्फ कब फॉर्म होता है कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं या प्लाज्मा है ना, या तो प्रोटीन्स हैं, ये आपके लीक कर जाती हैं, ठीक है, कैपिलरी वॉल से लीक कर जाती हैं, और लीक करके अलग स्पेसीज हैं जहाँ पे चल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो तुम देख रहे हो दैट इज लिम्फेटिक कैपिलरी। यहाँ पे ये जो है ये लिम्फेटिक कैपिलरी है। यहाँ पे क्या है, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, ये कैपिलरीज हैं। जैसे ही एक्सचेंज हो रहा होता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स, कुछ ब्लड सेल्स जो है लीक आउट कर जाते हैं, और कहाँ पे एंटर करते हैं, इनटू द अनदर स्पेसीज और कैपिलरीज, जिनको हम बोलते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और उसमें कलेक्ट होता है दैट इज लिम्फ। अब लिम्फ क्या है, इसको आप बोल सकते हो कि दैट इज प्लाज्मा, सिमिलर टू प्लाज्मा, लेकिन प्लाज्मा जो है वो आपका येलोइश रहता है और ये आपका कलरलेस रहता है। दूसरा, इसमें आपकी उतनी प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं रहती जितनी आपके प्लाज्मा में रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका मेजरली लिम्फ रहता है। क्या क्या रोल हैं, जो डाइजेस्टेड फैट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि जो डाइजेस्टेड फैट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो आपका लिम्फ करता है, ठीक है। तो लिम्फ जो है अगर पूछा जाए फंक्शन, तो दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फैट्स। साथ में एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है, उसके बाद वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है ब्लड स्ट्रीम को, एंड उसके बाद लिम्फ जो है वो क्या कर जाता है, इवेंचुअली वेन्स में ड्रेन होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि लार्ज लिम्फ वेसल्स जो है इवेंचुअली क्या करती हैं, किसमें ड्रेन आउट होती हैं, लार्जर वेन्स में, ठीक है, आर्टरीज में नहीं, वेन्स में। सो दैट इज द लिम्फ। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में बेटा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, अब प्लांट्स जो है वो CO2 तो लीव्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहे हैं, CO2 मिनरल्स, लेकिन उसके बाद वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई छोटे प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो चाहिए होता है, जिसमें मेजर 2 टिश्यूज जो हैं वो उनके रोल प्ले करते हैं, जो कि हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब पानी को पहुंचाना है, पानी को बेटा ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए एक तुम्हारा टिश्यू होता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं, और खाने के लिए जो कैरी करता है दैट इज फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम जो है वो तुम्हारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो तुम्हारा फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, फूड एंड जो बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं। अब पानी तुम्हारा कहाँ पे तुम देते हो, रूट्स में देते हो, ठीक है। तो रूट से अदर पार्ट्स में एंटर करता है, और फ्लोएम क्या कर रहा है, तुम्हारा जो भी खाना कहाँ बन रहा है, तुम्हारा लीव्स में बन रहा है, तो वहां से क्या करेगा, पूरे प्लांट्स तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट बेटा जो तुम्हारा वाटर का ट्रांसपोर्ट है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट से चला है तो ऊपर 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 को जाएगा, वापस से नहीं आएगा। लेकिन जो खाना है लीव से वो पूरा मल्टी डायरेक्शनल होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वो तुम्हारा रहता है दैट इज
बाय द फ्लोएम। अब ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले काम करते हैं ये, ठीक है, इनके पास और भी इनके पार्ट्स होते हैं, इनके मेजर। जैसे कि अगर हम पहले वाटर और मिनरल्स की बात करते हैं तो वो मूवमेंट जो है दैट इज अपवर्ड, है ना, अपवर्ड मूवमेंट से ये होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज एसेंट ऑफ सैप, दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, रूट से जा रहा है ऊपर की साइड को, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। और उसमें जो टिश्यू तुम्हारा इन्वॉल्व है दैट इज बेटा जाइलम। और इसमें डायरेक्शन क्या है, रूट्स, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है मतलब एक ही डायरेक्शन में ये काम करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। तो इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो आपके रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज जाइलम, ठीक है। अब जाइलम में वेसल्स हैं, उसके बाद ट्रकीट्स हैं, जाइलम फाइबर्स हैं और जाइलम पेरेनकाइमा है, जिसमें से तीनों, सिर्फ जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग है, बाकी तीनों आपके डेड सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो जाइलम वेसल्स के थ्रू जो है वो मूवमेंट हो रही है एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ट्रकीट्स। तो वेसल्स और ट्रकीट्स जो हैं वो तुम्हारा यहाँ पे रोल प्ले करती हैं और उनके थ्रू मूवमेंट हो रही होती है, उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट जो है वो तुम्हारा हो रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट के तुम्हारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स क्या है, सबसे पहले है तुम्हारा रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर जो है वो तुम्हारा कैसे होता है, देखो होगा क्या, तुमने पानी दिया रूट्स में, अब वहां से रूट हेयर्स जो है वो वहां से आयंस जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, है ना, मतलब वहां से तुम्हारे आयंस प्रेजेंट है उसमें, तो आयंस जो है सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब वहां पे क्या होगा, तुम्हारा एक डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक, यू कैन से डिफरेंस जो है वो वहां पे क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि फिर रूट्स में आयंस ज्यादा हो गए, पानी कम हो गया, सॉइल में पानी ज्यादा हो गया, आयंस कम हो गए, क्योंकि रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अब वहां पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस तुमने देखा है ना, जहां पे ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ मूव करेगा, वाटर के केसेस में होता है। अब पानी ज्यादा सॉइल में है और आयन ज्यादा रूट में है, तो पानी सॉइल से रूट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि क्यों, वहां पे एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है, दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज रूट प्रेशर, ठीक है। तो रूट प्रेशर क्रिएट हुआ जिसके थ्रू पानी जो है वो मूव कर रहा है। साथ में कैपिलैरिटी जो बोलते हैं, वाटर जो है जाइलम वेसल में आपका राइज करता है, दैट इज कैपिलैरिटी। तो रूट प्रेशर होता है, कैपिलैरिटी होता है, लेकिन रूट प्रेशर बेटा इनफ नहीं है, इनफ नहीं है टॉल प्लांट्स में। तो उनके लिए एक और मेन मैकेनिज्म आता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। मेन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वाटर जो है वो आपका पुल होता है। और होता क्या है, जैसे ही इवेपोरेशन होगी लीव से, है ना, इवेपोरेशन होगी तो धूप है बहुत ज्यादा, तो लीव से क्या होगा, पानी इवेपोरेट होगा और उसके बाद जो है तुम्हें ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी दिखता है, दैट इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। और उसके बाद अगर लीव्स में कम हो गया, लॉस हो गया, तो फिर से फोर्स जो है तुम्हारी जनरेट होगी, एक सक्शन पुल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, क्रिएशन होगी, एंड दैट इज हाउ आपका पानी का ट्रांसपोर्ट जो है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो तुम्हारा वहां पे होता है, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक सक्शन पुल की क्रिएशन होती है, जिसी को ट्रांसपिरेशन पुल हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो आपका क्या करता है, पानी को सक कर रहा है, कहाँ से, जाइलम ट्यूब से, और पानी जो है लार्ज प्लांट्स में भी ऊपर तक, क्योंकि सक्शन पुल वो इतना ज्यादा है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर को आपका पुल हो रहा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को, एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसलोकेशन, जो कि कौन करता है, फ्लोएम हेल्प करता है, ठीक है। तो मेनली शुगर्स जो आपका फूड है, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें उनको हम शुगर्स में रखते हैं, कहाँ पे बना है, लीव्स में बना है। लीव्स से पूरी बॉडी में प्लांट की ट्रांसपोर्ट होना है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल है, यू कैन से बाई डायरेक्शनल है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही डायरेक्शन में आपका वो आपका यू कैन से कैरी फॉरवर्ड होगा या मूव होगा, ठीक है। तो कैसे होता है आपका ये, बेसिकली जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, सुक्रोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, है ना, ये सारे के सारे जो हैं आपके रूट्स पे सभी पार्ट्स को चाहिए होते हैं। तो ट्रांसलोकेशन आपकी दोनों डायरेक्शन में होती है, बोथ डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, एंड इसमें हेल्प कौन करता है, दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे ये फ्लोएम के पार्ट्स हैं, दैट इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों खाने के ट्रांसपोर्ट में आपके हेल्प करते हैं। नाउ
जाइलम का ट्रांसपोर्ट तो विदाउट एनर्जी हो गया था, पैसिव था, लेकिन जो फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्ट है बेटा, उसमें एनर्जी चाहिए होती है, उसमें एटीपी चाहिए होती है। अब देखो होता क्या है, लीव्स के पास जो है वो आपका खाना प्रेजेंट है, वहीं पे बन रहा है, तो सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, दैट इज लीव्स। अब वहां से एक्टिवली जो है, एक्टिवली मतलब यू कैन से एनर्जी के साथ लोड हो चुका है जो भी शुगर है, मॉलिक्यूल्स हैं, सुक्रोज है, कहाँ पे, फ्लोएम में। अब वाटर जो है वो फ्लोएम में एंटर हो रहा है, कैसे, जाइलम के थ्रू, जिसके थ्रू अगेन प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब शुगर वाटर का सॉल्यूशन है, पानी भी है, शुगर भी है, दोनों का सॉल्यूशन है, जो कि क्या कर रहा है, लो प्रेशर एरियाज हैं, रूट्स हो गए, फ्रूट हो गए, बड्स हो गए, इनकी तरफ फ्लो करता है, जहां पे वाटर अलग हो जाएगा, जाइलम में चला जाएगा, और शुगर जो है वो रिमूव होके अल्टीमेटली जहां तक पहुंचाना हो वहां तक पहुंच जाएगी। सो दैट इज हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स इन द फ्लोएम। ठीक है, चलो लास्ट हमारी यू कैन से लाइफ प्रोसेस है, दैट इज एक्सक्रीशन। नाउ अब पूरी प्रोसेस होगी भाई, खाना भी खा लिया, एनर्जी भी ऑब्टेन कर ली, ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, उस एनर्जी को पहुंचा भी दिया। अब खाने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा है उसको बॉडी से बाहर भगाना है ना, बाहर रिमूव करना है। तो जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके रिमूवल की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। अब छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उनको इतनी झंझट है नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, वो क्या करते हैं बेटा, वो चुपचाप जो है, जैसे कि प्रोटोजोआ है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया, सांस भी, रेस्पिरेशन भी और एक्सक्रीशन भी, है ना, छोटे हैं, पॉलीफेरा के हैं। उसके बाद जैसे जैसे कुछ जो है आप अपने सेल से करते हैं, कुछ में कुछ ऑर्गन्स आ जाते हैं, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, हम लोग हो गए, मैमल्स हो गए, है ना, हम लोगों में एक स्पेशलाइज सिस्टम जो है वो डिजाइंड है, जिसको बोला जाता है किडनी, है ना, जो मेजर ऑर्गन है दैट इज ऑफ एक्सक्रीशन। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की मैं बात करती हूँ, उसमें मेजर ऑर्गन तुम्हारा कौन आ गया, दैट इज किडनी। किडनी क्या अकेली ही रेस्पिरेशन कर सकती है, नहीं, क्योंकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें जो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो कौन कौन से ऑर्गन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट तो किडनीज ही है, पेयर में प्रेजेंट है, बीन शेप्ड की होती है, क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती हैं एंड यूरिन का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेस्ट है दैट इज यूरिन। साथ में जो ये किडनीज हैं, उसके बाद वेस्ट जो है जाएगा कहाँ पे, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर होता है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर ट्यूब्स हैं, जिनको हम बोलते हैं बेटा यूरेटर। ठीक है, तो किडनी है, किडनी से यूरेटर के थ्रू, मतलब पाइप है, एक मस्कुलर ट्यूब्स हैं, पाइप हैं, जो कि यूरिन को किडनी से पहुंचाती हैं, कनेक्ट करती हैं, कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वहाँ पे यूरिन बन के फॉर्मेशन हो चुकी है वेस्ट की, देन ट्रेवल हो चुका है, वहाँ पे पार्शियली स्टोर होता है ना, पार्शियली मतलब टेम्परेली स्टोर होता है, जब तक उसको एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता। और एक्सक्रीट आउट किसके थ्रू कर दिया जाता है, दैट इज फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा जो है वो क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा थ्रू द यूरेथ्रा, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हम देख लेते हैं। बीन शेप्ड की थी, पेयर में प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे इसकी दो लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को हम बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। यहाँ पे देखो आउटर लेयर कॉर्टेक्स है, इनर लेयर जो होती है दैट इज मेडुला। यहाँ पे देखो ये इनर वाली मेडुला है, आउटर वाली जो है वो आपकी कॉर्टेक्स है। इनर और आउटर कॉर्टेक्स दो अलग अलग लेयर्स अगेन रहती है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि भाई किडनी में कौन सी वो चीज़ है जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है, तो किडनी की वो यूनिट्स जो कि फंक्शनल यूनिट है किडनी की, और जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करती है, दैट इज नेफ्रॉन्स। अब एक किडनी में एक ही नेफ्रॉन प्रेजेंट नहीं है, एक किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो हैं वो आपकी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो आपकी प्रेजेंट रहती हैं एक किडनी में। अब नेफ्रॉन की अगर हम बात करें कि भाई वो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, लेकिन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी बनाने को आता है बेटा, और यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। तो ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जहां पे तुम देख सकते हो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो, जिसको बोला जाता है बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं,
जहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि मिलके क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस, जो कि क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। उसके बाद यहाँ पे क्या एक रीजन आता है, दैट इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये है आपका पीसीटी। देन आपका यहाँ पे रीजन आता है दैट इज लूप ऑफ हेनले, बीच वाली है बाद में, तो ये ऊपर जो है ये तो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अंदर वाला ये स्ट्रक्चर तुमने देखना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, अब यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले है, फिर इस साइड जो है तुम्हारा ये है तुम्हारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि फर्दर तुम्हारा किससे कनेक्ट हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट हो रहा है। अब इनके फंक्शंस क्या रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाउमेन्स कैप्सूल क्या है, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, कहाँ से, ग्लोमेरुलस से, क्योंकि अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज हैं वहीं पे पूरा वेस्ट आएगा, वहां से कलेक्ट करने का काम कौन करता है, बाउमेन्स कैप्सूल करता है। ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब यहाँ पे सारा वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, ये सारे आपके नहीं जाते, ये सारे वेस्ट में नहीं जाते, ये ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाते हैं। फिर पीसीटी में, पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करता है, लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड सॉल्ट्स की, डीसीटी में आपका एक्सेस आयन सिक्रीट होती है, पीएच मेंटेन होती है, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। देन कलेक्टिंग डक्ट में एट लास्ट जो है वो आपका फाइनल रीअब्जॉर्प्शन होके आपका यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और ये फिर यूरेटर तक लेके जाता है, क्योंकि किडनीज के बाद यूरेटर है, देन यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। तो ये नेफ्रॉन का बेटा स्ट्रक्चर है। देन प्रोसेस कैसे है, पूरी की पूरी प्रोसेस की अगर हम बात करें, ब्लड जो है देखो ब्लड के में ही वेस्ट है, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करता है, कैसे, थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल, ये एफरेंट है बेटा, ये इफरेंट है, ठीक है। अब एफरेंट के थ्रू एंटर किया, उसके बाद जो भी आपका हाई प्रेशर होगा ग्लोमेरुलस में, उसमें पहले ही सेपरेट आउट हो जाएगा, क्या, जो भी आपके लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके एंटर नहीं होते, वो ब्लड में ही रहते हैं, और बाकी बचे हुए वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारे के सारे आपके एंटर हो जाते हैं। अब जो पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, उनमें होगी रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब वहां पे जो आपका फिल्ट्रेट बन चुका है, जो कि आपके ऑलरेडी ये प्रोटीन्स या ब्लड सेल्स आपके सेपरेट आउट हो चुके हैं, तो अब जो ये वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वही फर्दर नेफ्रॉन से पास होगा, पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से, डीसीटी से, और फाइनल कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, ठीक है। अब वहां पे भी जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, इनकी सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, अगर चाहिए तो ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और उसके बाद जो नहीं चाहिए, जो एक्चुअल में वेस्ट है, जिसको हम यूरिन बोलेंगे, वही जो है आपका यूरेटर में जाएगा, देन यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो सिलेक्टिवली ग्लोमेरुलस है, यहाँ से फिल्ट्रेट आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है सोडियम की, अमाइनो एसिड की, ग्लूकोज की, एंड उसके बाद जो है एट लास्ट ये कहाँ पे जाएगा, यूरेटर में जाएगा, देन ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा में, देन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। So that is the process of urine formation, ठीक है, कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई ब्लैडर जो है वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है यूरिन को, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल होता है जब नीड होती है तब, ठीक है। और ब्लैडर जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है और हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी यूरिनेशन जो है वो आपकी देखने को मिलती है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर जो कि हम पढ़ चुके हैं। ओके अब एक टर्म आती है बेटा आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या है कि किसी की किडनी डैमेज हो गई, तो अब ब्लड जो है उसको फिल्टर तो करना है, वेस्ट तो उसमें है, तो उसके लिए क्या एक मशीन यूज की जाती है, दैट इज बेटा आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी तो हम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में किडनी नहीं है, एक मशीन है, जिस प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, जो क्लीन किया जाता है ब्लड को, जो कि किडनीज अब काम नहीं कर रही, ब्लड को प्योरीफाई करना है, तो हम हीमोडायलिसिस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये ब्लड है पेशेंट का, है ना, पेशेंट का ब्लड जो है वो पास किया जाता है कहाँ पे, डायलाइजर के थ्रू, ये होता है बेटा डायलाइजर, है ना। तो डायलाइजर में ये सॉल्यूशन है, अब इससे ब्लड जो है पेशेंट का एक बार पास हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके डिफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, है ना, इसके थ्रू डायलाइजिंग सॉल्यूशन के थ्रू डिफ्यूज हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से फ्रेश जाता रहेगा, और जो यूज्ड है वो यहाँ पे आता रहेगा, मतलब ये आपका वेस्ट के साथ है, वेस्ट आता रहेगा और दूसरा फ्रेश जाता रहेगा। अब ब्लड से वेस्ट सारा के सारा छंट के जो है वो इसमें आ चुका है, और फ्रेश डायलाइसिंग सॉल्यूशन जा रहा है, जिससे कि थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, और ब्लड जो है पेशेंट का प्योरीफाई हो रहा है। एट लास्ट जो है प्योरीफाइड ब्लड फिर से जो है पेशेंट में भेज दिया जाता है।
सो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, जिसमें देखो डायलाइजर में क्या है, ब्लड फ्लो करता है थिन ट्यूब सराउंडेड, थिन ट्यूब से, जो कि किससे सराउंड है, डायलिसिंग फ्लूइड से, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया, एक्सेस सॉल्ट, वाटर डिफ्यूज आउट हो जाते हैं ब्लड से, है ना, कहाँ पे, डायलिसिंग फ्लूइड में, और क्लीन ब्लड जो है फिर से रिटर्न कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। तो ये प्रोसेस है बेटा हीमोडायलिसिस की। नाउ एक्सक्रीशन बेटा प्लांट्स में भी होती है, और प्लांट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे पहला तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही है, बाय प्रोडक्ट ही है, और उसको जो है लीव्स के से एक्सक्रीट आउट किया जाता है थ्रू स्टोमेटा। रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है एक्सक्रीशन वाले एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी लीव्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस होता है ना, कहाँ से होता है बेटा, लीव्स और स्टेम दोनों से हो सकता है। विथर्ड लीव्स जो होती हैं उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट है, डेड लीव झड़ जाती हैं, टूट जाती हैं लीव्स, उनका एक्सक्रीशन जो है वो ऐसे होती है। नेक्स्ट स्टेम के थ्रू भी होती है, स्टेम के थ्रू तुमने देखा होगा ये सारे लेटेक्स, गम, रेजिन, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ये सारा देखने को मिलता है, ये प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो कि एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द प्लांट बार्क, जो तना है। कैसा दिखता है यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो जो वेस्ट है ऑलरेडी स्टोर होता है प्लांट में, तुमने देखा होगा ऐसा रेजिन, गम, है ना, प्लांट से निकल रहा है, क्या है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ओल्डर लीव्स में भी होता है जो कि बाद में टूट जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो रिमूव हो जाता है। सो दैट इज द एक्सक्रीशन प्रोसेस इन प्लांट्स, जो कि होती है, कैसे होती है, कितने कितने टाइप से होती है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर, जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस था। इसको हम वन शॉर्ट सेशन में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम लिंक, यहाँ पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए और इसके बाद पीडीएफ आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वन शॉर्ट सेशन, ऐसे ही और ज़्यादा सेशन जो हैं वो आपके लिए आने वाले हैं। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कॉमेंट में मैंशन आउट कर सकते हैं, और सभी यू कैन से चैप्टर्स के ऐसे वन शॉट सेशंस आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।